तेज हवा चलने की आवाज सुनाई दी, मानो कोई तीर हवा को चीर रहा हो। गहरे लाल रंग की खाल वाले 7-8 बख्तरबंद बिच्छुओं की पूंछों के कांटे तुरंत सीधे होकर बिजली की तेजी से चारों तरफ से वांगी पर टूट पड़े। कोण इतने पेचीदा हैं, गति इतनी तेज है तथा हमले इतने तीव्र हैं कि लोगों को लगता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। ब्रश। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तलवार की रोशनी की एक चमक लाल झरने की तरह सब कुछ बहा ले गई, यहां तक कि उन कवचधारी बिच्छुओं की पूंछों को भी जो उन पर वार कर रहे थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी तलवार की रोशनी से ढक गए। फुफकार सभी डंक मारने वाले बिच्छुओं की पूंछें तेज और हिंसक चाकू की रोशनी से कट गईं और टुकड़ों में उड़ गईं। और अगले ही पल आतिशबाजी जैसी एक आकृति हवा की तरह तेजी से गुजरी। तलवार फिर चमक उठी। तेज धार वाली तलवार ने बख्तरबंद बिच्छुओं के शरीर को बिजली की गड़गड़ाहट के साथ चीर डाला, उनकी ऊपरी सुरक्षा को आसानी से भेद दिया, उनके शरीर में गहराई तक प्रवेश कर गया और उनके जीवन को नष्ट कर दिया। वांग यी जिन बख्तरबंद बिच्छुओं के पास पहुंचे, उनके शरीर पर एक से अधिक घाव थे और कुछ के अंग भी अधूरे थे। यांग हुई, जो विशाल टॉवर के मुख्य द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी, असहाय होकर देखती रही, क्योंकि वांग यी को दर्शाने वाली काली नक्काशी पर ट्रायल टॉवर का स्तर बदलकर 2.3 हो गया। क्या वह वास्तव में दूसरी मंजिल के पहले स्तर को पार करने में कामयाब रहा? यांग हुई बेहद हैरान थी। ट्रायल टॉवर एक योद्धा की वास्तविक युद्ध क्षमता का परीक्षण करने का स्थान है। आखिरकार हर चुनौती देने वाले की शारीरिक फिटनेस एक जैसी होती है और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वह जितने ज्यादा स्तर पार कर पाएगा, उसकी युद्ध क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ट्रायल टॉवर में आप जितना आगे बढ़ेंगे, स्तर उतने ही कठिन होते जाएंगे। यांग हुई, जिसने इतना अभ्यास किया था और जो युद्ध का देवता था, तीसरी मंजिल के पहले स्तर तक ही पहुंच पाया था। वह अभी पहला स्तर भी पूरी तरह से पार नहीं कर पाया था, इसलिए ट्रायल टॉवर का स्तर केवल 3.2 था। इस विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं की भर्ती की जाती है, लेकिन अभी भी दर्जनों छात्र ट्रायल टॉवर के प्रथम तल पर संघर्ष कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ट्रायल टॉवर के परीक्षण मानक कितने कठिन हैं। हालांकि एक नवागंतुक के रूप में वांग यी ने वास्तव में अपने पहले परीक्षण में दूसरे स्तर का पहला स्तर पारित किया, इससे पहले कि वह आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षु बन गया। इस तरह की प्रतिभा और योग्यता शायद यांग हुई ने इतने वर्षों में पहली बार देखी है। लेकिन यांग हुई को अभी भी विश्वास नहीं था कि वह आगे बढ़ सकेगा। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। ट्रायल टॉवर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर यांग हुई ने एक बार फिर काली नक्काशी पर वांग यी के ट्रायल टॉवर के स्तर में परिवर्तन देखा। 2.6 घास। युद्ध के देवता के मुख से एक शाप शब्द निकला। यांग हुई सदमे से भर गई। मुझे अपने जीवन पर भी थोड़ा संदेह होने लगा। वह ट्रायल टावर की दूसरी मंजिल पर लेवल बी की परीक्षा थी। उसे पता ही नहीं था कि वांग यी उसमें कैसे पास हो गया। क्या वह सचमुच केवल 18 वर्ष का है? क्या दुनिया में कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो 18 वर्ष की आयु में ट्रायल टॉवर की दूसरी मंजिल पर 20 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर सके? ठीक उसी समय जब यांग हुई को अपने जीवन पर संदेह हो रहा था। परीक्षण स्थान। वांग यी रेगिस्तान में अनगिनत बख्तरबंद बिच्छुओं से लड़ रहा था और हिंसक हवा पूरे आकाश में धूल उड़ा रही थी। उनमें से 10 मध्यम स्तर के जानवर सामान्य स्तर के सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन हैं, जो अन्य आयरन आर्मर स्कॉर्पियन की तुलना में बहुत बड़े हैं। सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन के नेतृत्व में दर्जनों आयरन आर्मर स्कॉर्पियंस ने एक साथ लहर दर लहर हमला किया। जूनियर योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, उच्च स्तरीय योद्धा भी आसानी से गिर सकते थे। दूरी बनाए रखने के बजाय वांग यी बिजली की चमक में बदल गया और बख्तरबंद बिच्छुओं के बीच एक भूत की तरह घूमने लगा, जिससे बख्तरबंद बिच्छू उसे घेरने और मारने के लिए एक आदर्श संरचना बनाने में असमर्थ हो गए, जब तक कि उन्होंने अपने साथियों को भी नहीं मार दिया। हवा के फटने की आवाज, सिर में झंझनाहट पैदा करने वाली फुफकार, बख्तरबंद बिच्छू पर चाकू से वार की आवाज, ये सब एक साथ मिलकर लगातार गूंजती रही, अराजक और हिंसक। वांग यी का शरीर खून से लथपथ था। पता नहीं कितने बख्तरबंद बिच्छू उसके हाथों मारे गए थे। उसकी दोनों तलवारें खून की दो धारियों में बदल गईं, बेतहाशा झूल रही थी, ऊपर की ओर वार कर रही थी, क्षैतिज रूप से काट रही थी और सीधी काट रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल नहीं सोच रहा था और उसने सहज ही एक पल में हमला कर दिया। इस समय वह एक दुष्ट राक्षस शूरा की तरह था, उसकी तलवार की रोशनी हिंसक और विनाश से भरी थी। वह जहां भी जाता, मौत लेकर आता। यांग हुई ने नक्काशी पर अंकित संख्या को घूर कर देखा, जो अचानक 2.6 से 3.0 पर पहुंच गई थी। उसका गला हिल रहा था और उसे निगलने में कठिनाई हो रही थी। मैं मन ही मन कराह उठा। राक्षस। वह यहां किस प्रकार का राक्षस लाया? यांग हुई को पता था कि प्रशिक्षण शिविर में बड़ा भूकंप आने वाला है। यांग हुई को यह नहीं पता था कि वांग यी ने ट्रायल टॉवर को कैसे पार किया, लेकिन वह जानता था कि वांग यी को यह हासिल करने के लिए उसे शरीर की गति, मुट्ठी की ताकत, तलवारबाजी के मामले में बहुत उच्च स्तर तक पहुंचना होगा। लेकिन यह कोई साधारण नशा नहीं है। वो सिर्फ 18 साल का है। यांग हुई की चेतना पर एक अभूतपूर्व आघात हुआ। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो और उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये सच है। लेकिन उसके सामने काले रंग से उकेरे गए चमकदार अंक उसे बता रहे थे कि यह सब वास्तविक था। एक नागरिक परिवार में जन्मे, 18 साल के, अभी 1 महीने से भी कम समय पहले आधिकारिक तौर पर योद्धा बने, किसी ने उन्हें सिखाया नहीं, इस कदम को हासिल करने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा किया। जब यह अवधारणा यांग हुई के दिमाग में कौंधी, तो उसकी खोपड़ी में झुनझुनी हुई।
अब उसे अंततः विश्वास हो गया कि दुनिया में राक्षस सचमुच मौजूद हैं। और हो सकता है कि यह विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिभा का स्वागत करने वाला हो। ट्रायल टॉवर, तीसरी मंजिल। यह एक उजाड़ जंगल है और आकाश काले बादलों से ढका हुआ है। जब वांग यी 2 तलवारें पकड़े हुए यहां दिखाई दिए। तीसरे स्तर ए परीक्षण। छात्र वांग यी, आपका लक्ष्य 10 मिनट के भीतर 100 प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के स्वर्ण गिद्धों को मारना है। शुभकामनाएं। कठिनाई फिर से बढ़ गई है। वांग यी ने बड़ी संख्या में उड़ते हुए राक्षसों को देखा जो अचानक प्रकट हुए और उसके दिल में थोड़ा दबाव महसूस हुआ। सुनहरा गिद्ध एक शिकारी पक्षी है। इसके ऊपरी शरीर और पंखों के पंख हल्के चांदी भूरे रंग की चमक के साथ काले होते हैं, जबकि इसकी छाती और पेट के नीचे के पंख और पंखों के नीचे के पंख सुनहरे पीले रंग के होते हैं। नीम हकीम। जंगल में सैकड़ों सुनहरे गिद्ध सुनहरे बादल की तरह छोटे काले बालों वाले लड़के की ओर झुंड बनाकर झपटे। संपर्क के क्षण में वांग यी की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। मारना। जंगल में भयंकर और क्रूर लड़ाई शुरू हो गई। वांग यी के हाथों में 2 तलवारें एक बार फिर तेज रक्त प्रकाश में बदल गईं। जैसे ही वांग यी की आकृति चमकी, सुनहरे गिद्धों के समूह के बीच लाल धारियां बन गईं। जहां भी वह जाता, वहां भयंकर तूफान मच जाता, खून बारिश की बूंदों की तरह गिरता, काले, चांदी भूरे और सुनहरे पंख आपस में मिलकर एक अजीब और क्रूर सुंदरता के साथ फड़फड़ाते। युद्ध के दौरान वांग यी की चेतना और शरीर पूरी तरह से तलवारबाजी और शरीर की गतिविधियों की कलात्मक अवधारणा में डूबे हुए थे। जिंदगी और मौत की जंग बस पल भर की बात है। हालांकि यह सिर्फ एक आभासी जगह है, फिर भी यह 100% प्रामाणिकता हासिल कर सकती है। और तलवारबाजी के बारे में वांग यी की समझ भी वास्तविक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवारबाजी को कलात्मक अवधारणा के स्तर तक बढ़ा दिया गया है, जिससे वांग यी की तलवारबाजी की समझ अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच गई है। अदृश्य रूप से 9 परतीय थंडर ब्लेड के बारे में उनकी समझ भी तेज हो गई। तलवार का प्रत्येक वार युद्धाभ्यास के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता, तथा शरीर की प्रत्येक इंच क्षमता का उपयोग करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। उसकी समझ में तेजी से सुधार हुआ और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वांग यी ने 9 परत वाले थंडर ब्लेड के दूसरे स्तर पर महारत हासिल कर ली थी। बूम। युद्ध के दौरान वांग यी की शक्ति फिर से बढ़ गई और तलवार की रोशनी फैलती हुई प्रतीत हुई। एक वार से 3 सुनहरे गिद्धों के सिर उछलकर बाहर आ गए और रक्त की धुंध एक सीधी रेखा में फैल गई। वांग यी का प्रयास 1.4 गुना से बढ़कर 2.1 गुना हो गया। शक्ति के इस विस्फोट ने वांग यी को, जो पहले से ही युद्ध में आए हुए, और भी अधिक शक्तिशाली और अजेय बना दिया। नीम हकीम। नीम हकीम। यद्यपि शेष स्वर्ण गिद्ध निडर थे और हमला करना जारी रखते थे, लेकिन वे वांग यी के सामने केवल व्यर्थ ही लाश बन सकते थे, जो अब बहुत अधिक शक्तिशाली था। कफ कफ। मांस और खून के टुकड़े टुकड़े होने की भयावह आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगीं। युद्ध शुरू होने के 3 मिनट से भी कम समय में आसमान साफ हो गया और वांग यी ने सभी 100 सुनहरे गिद्धों को मार गिराया। जमीन पर केवल एक काले बालों वाला लड़का बचा था जो खून से लथपथ था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह हल्की सांस ले रहा था। उसके हाथों में 2 तलवारें थीं जिनसे खून टपक रहा था। हर जगह लाशें बिखरी थीं और दृश्य अत्यंत वीरान था। आसमान में ऊंची उठती विशाल इमारत के मुख्य द्वार पर यांग हुई एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी और ट्रायल टॉवर के स्तर पर काली नक्काशी को घूर रही थी, जो अचानक 3.0 से 3.3 तक उछल गई थी। यांग हुई ने धीमी, लंबी और गहरी सांस ली। फिर वह धीरे धीरे अपने बगल में लगी काली नक्काशी की ओर मुड़ा, जहां ट्रायल टॉवर का स्तर 3.2 दर्शाया गया था। थोड़ा शर्मनाक, यांग हुई फिर चुप हो गई। क्या यह बच्चा अभी भी इंसान है? काफी देर बाद यांग हुई खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। बस काफी है। यह प्रशिक्षण शिविर का केवल पहला दिन है और आप आकाश में छेद करना चाहते हैं, है ना? मैं। यांग हुई को अचानक डैक महसूस हुआ। मैं इतने वर्षों से यहाँ हूँ, लेकिन मेरा ट्रायल टावर स्तर केवल 3.2 है और अब मुझे एक ऐसे बच्चे ने पीछे छोड़ दिया है जो अभी अभी प्रशिक्षण शिविर में आया है। यह पुनर्तः और बिना किसी शर्त के कुचलने जैसा था। क्या राक्षस है? यांग हुई ने काली मूर्ति की ओर देखा। वांग यी ने इस चाल से अनगिनत प्रशिक्षण शिविरों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यांग हुई ने अनजाने में अपने दिल में प्रत्याशा की भावना महसूस की। वांग यी अभी तक बाहर नहीं आया है, तो फिर अंत में वह कितनी दूर तक पहुंच पाएगा? इस पल यांग हुई खुद को इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उस विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर के इतिहास का एक अध्याय देख रहा हो, एक अद्वितीय प्रतिभा का उदय। वांग यी अभी तक ट्रायल टावर से बाहर नहीं आया था, जिसका मतलब था कि ट्रायल अभी भी चल रहा था। यांग हुई ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। थोड़ी देर बाद वांग यी के ट्रायल टावर का स्तर फिर से उछलकर 3.6 हो गया। यांग हुई चुपचाप देखती रही। परीक्षण टावर स्तर 3.6। यह परिणाम वास्तव में युद्ध के देवता सकल में एक बहुत अच्छा यह परिणाम वास्तव में युद्ध के देवता सकल में एक बहुत अच्छा परिणाम माना जाता है। वांग यी सिर्फ 18 साल का लड़का था जो 1 महीने से भी कम समय पहले योद्धा बना था और एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। यांग हुई ने उसकी जानकारी एक से अधिक बार पढ़ी थी और उसे स्पष्ट रूप से समझा था।
लेकिन ठीक इसी वजह से उसके दिमाग में कई पहेलियां घूमती रहीं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वांग यी ने ऐसा कैसे किया, लेकिन तथ्य उसके सामने थे और यांग हुई के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार ट्रायल टॉवर की प्रामाणिकता संदेह से परे है और इसमें कोई गलती या खामियां नहीं है। अंततः इसे केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है। यांग हुई के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। वांग यी का परीक्षण स्तर अब युद्ध के मध्यस्तरीय देवता यांग हुई से बहुत पीछे था। ट्रायल टॉवर का स्तर जितना ऊंचा होता है वह उतना ही कठिन होता है और प्रत्येक चुनौती देने वाले के लिए आवश्यकताएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए युद्ध के देवता यांग हुई भी तीसरे स्तर के पहले स्तर को पार नहीं कर पाते, दूसरे स्तर की तो बात ही छोड़ दें। इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध शक्ति के आयाम के मामले में उनके और वांग यी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अगर दोनों पक्षों की शारीरिक फिटनेस एक जैसी है तो यांग हुई को इसमें कोई शक नहीं कि वह वांग यी के प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि वांग यी कितनी दूर तक आगे बढ़ सकते हैं। यांग हुई ने अपना सिर उठाया, असीम चांदी की भूमि पर खड़े विशाल टॉवर को देखा और बुदबुदाया। समय धीरे धीरे बीतता गया और 5 मिनट बाद वांग यी के ब्लैक स्कल्पचर ट्रायल टॉवर का स्तर 4.0 हो गया। यांग हुई की पलकें बेतहाशा फड़क रही थीं। यह पागल है। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन इस बार उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। लगभग एक क्षण बाद वांग यी यांग हुई के पास प्रकट हुआ, लेकिन यांग हुई ने उसकी ओर देखा ही नहीं, बल्कि उसने पहले काली नक्काशी को देखा। उस पर प्रदर्शित परीक्षण मीनार का स्तर था 4.2। बस थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आप चौथी मंजिल के पहले स्तर को पार कर सकते हैं। यह युद्ध के देवता यांग हुई से एक पूर्ण टॉवर स्तर ऊंचा है। यांग हुई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। वांग यी ने यांग हुई की ओर देखा, जो चुप थी और उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी और वह थोड़ा हैरान था। उसे नहीं पता था कि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के इस विशेष दूत ने इतने कम समय में कितनी उथल-पुथल भरी मानसिक यात्रा की होगी। वांग यी को उस पल थोड़ा अफसोस हुआ। उसने अभी चौथी मंजिल पर एक गलती की थी, वरना उसे लगा कि वो आगे भी प्रगति कर सकता है। लेकिन पहली परीक्षा तो ऐसी ही होती है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो दोबारा कोशिश करने का कोई मौका नहीं मिलता। आखिरकार यह छात्रों को प्रशिक्षण शिविर में आधिकारिक तौर पर प्रवेश करने से पहले आभासी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की प्रारंभिक समझ हासिल करने के लिए ही है। मौजूदा आंकड़े वास्तव में कुछ भी नहीं दर्शाते। नए छात्रों के लिए रैंकिंग परिणाम की गणना केवल दूसरे महीने में की जाएगी। वांग यी को छोड़कर यह संकी वह विकृत व्यक्ति जो पहली ही कोशिश में ट्रायल टॉवर की चौथी मंजिल पर पहुंच गया। यांग हुई का दिमाग खाली था। वह सोच रहा था कि क्या प्रशिक्षण शिविर में मौजूद छात्रों में से कोई ऐसा है जो वांग यी जैसा नतीजा हासिल कर सके। नहीं, हमें इसकी रिपोर्ट करनी होगी। यांग हुई ने जटिल आंखों से वांग यी को देखा और वह युवा और सुंदर चेहरा अदृश्य रूप से उसका मजाक उड़ा रहा था। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। यांग हुई ने फिर सोचा कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसने अपनी बेटी को वांग यी से नहीं मिलवाया जब वह कल पहली बार एक्सट्रीम मुख्यालय आया था। अब उसे सचमुच थोड़ा अफसोस हुआ। विशेष दूत यांग हुई की जटिल अभिव्यक्ति और बदलती आंखों को देखकर वांग यी उलझन में पड़ गया और उसने धीमी आवाज में सावधानी से पूछा। यांग हुई ने आह भरते हुए कहा, वांग यी, इस समय आपके मुक्के की ताकत कितनी है? यांग हुई कभी समझ नहीं पाई कि वांग यी इतना शक्तिशाली क्यों था कि वह ट्रायल टॉवर के चौथे स्तर तक पहुंच सका और वह लगभग चौथी मंजिल के पहले स्तर को पार कर गया। अविश्वसनीय। वांग यी ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, विशेष दूत यांग, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 9 परत वाले थंडर ब्लेड का अभ्यास करता हूं। मैंने पहले ही दूसरे स्तर तक सफलतापूर्वक साधना कर ली है, इसलिए मेरे पास 2.1 गुना शारीरिक शक्ति है। यांग हुई की आंख का कोना फड़क उठा। जहां तक मुझे याद है, तुम सिर्फ 20 दिनों से ही 9 परत वाले वज्रधार का अभ्यास कर रहे हो, है ना? हाँ, मैं बस थोड़ा भाग्यशाली था। मैंने केवल पहले स्तर तक ही साधना की थी और अभी अभी ट्रायल टॉवर में मैं दूसरे स्तर तक पहुंच गया। वांग यी ने कुछ भी नहीं छिपाया। लेकिन यांग हुई के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग यी ने जो कहा वह सच है या झूठ। उसने अपने सामने खड़े युवा और अपरिपक्व लड़के को गहराई से देखा और अपने दिल में यह जान लिया कि 2.1 गुना शारीरिक शक्ति अकेले वांग यी को चौथे स्तर तक पहुंचने का अद्भुत परिणाम प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकती, इसलिए अन्य पहलुओं में वांग यी जिस स्तर तक पहुंच गया है वह बहुत भयानक होना चाहिए। यदि आपके पास केवल मजबूत शारीरिक शक्ति है लेकिन आपकी तलवारबाजी पर्याप्त अच्छी नहीं है, तो आप तुरंत पर्याप्त राक्षसों को मारने में सक्षम नहीं होंगे। उसके पास मजबूत शक्ति और उत्कृष्ट तलवारबाजी है, लेकिन उसके शरीर की गतिविधियां काफी अच्छी नहीं है, इसलिए वह राक्षसों द्वारा आसानी से पराजित और मारा जाता है। इसलिए वांग यी की तलवारबाजी और शरीर कौशल शायद अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गए हैं। यह इतना भयानक था कि इसके बारे में सोचकर ही उसे डर लगने लगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं। यांग हुई समझ गई। वह केवल 18 वर्ष का है और अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण शिविर में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वह पहले ही ट्रायल टॉवर के चौथे स्तर को पार कर चुका है और ट्रायल टॉवर स्तर 4.2 तक पहुंच गया है। यदि इस तरह की अद्वितीय प्रतिभा बाहरी दुनिया को पता चल जाए तो शायद तूफान आ जाएगा। इसके अलावा न केवल वांग यी की समझ बहुत अधिक है, बल्कि यांग हुई को याद है कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वांग यी की शारीरिक योग्यता सबसे प्रभावशाली है।
यह एक ऐसा राक्षस है जिसने आनुवंशिक ऊर्जा विकसित नहीं की है, लेकिन उसकी शारीरिक फिटनेस एक उन्नत योद्धा के करीब है। पूरी तरह से सही। यह इतना उत्तम था कि यांग हुई को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे डर है कि उस समय जिम का मालिक भी इतना ताकतवर नहीं था। यह विचार यांग हुई के दिमाग में आया। वांग ही, आपका वर्तमान ट्रायल टॉवर स्तर 4.2 है और आपकी पंचिंग शक्ति 2.1 है, जो कुल मिलाकर 8.82 का लड़ाकू शक्ति आयाम है। आप पहले ही हमारे विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर के उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच चुके हैं। यांग हुई ने धीरे से कहा। तथाकथित लड़ाकू शक्ति आयाम पंच बल स्तर को ट्रायल टावर स्तर से गुना करने पर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, वांग ही जब 9 परत थंडर ब्लेड का अभ्यास करते हैं तो उनके बल का आयाम 2.1 गुना होता है, इसलिए उनका मुट्ठी बल स्तर 2.1 है, जिसे ट्रायल टॉवर स्तर 4.2 से गुना किया जाता है। अंतिम मूल्य 8.82 है। उनमें से लड़ाकू शक्ति आयाम 1-2 है, जो प्राथमिक है। सामान्यतः कहा जाए तो अधिकांश छात्र जो अभी अभी अभिजात वर्गीय प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश कर रहे हैं, वे शुरुआती हैं। लड़ाकू शक्ति का आयाम 2-4 मध्यम है। उच्च प्रशिक्षण शिविरों में लगभग 1 साल के प्रशिक्षण के बाद वे आमतौर पर मध्यम स्तर तक पहुंच सकते हैं। कॉम्बैट पावर एम्पलीट्यूड 4-8 को उन्नत माना जाता है। इसे एक विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर और योग्य छात्र माना जाता है। 8-16 का युद्ध शक्ति आयाम उत्कृष्ट है। प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट छात्रों के लिए यही मानक है। क्योंकि 8-16 की सीमा अपेक्षाकृत बड़ी है, भले ही वे दोनों उत्कृष्ट हों, ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। 16 से ज्यादा की युद्ध शक्ति असाधारण मानी जाती है। इसे सुपर भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग होंग और थंडर गॉड भी उनके शिष्य बनने के लिए होड़ में होंगे। दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें और संगठन ऐसे असाधारण व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जो लोग उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच सकते हैं वे आमतौर पर अनुभवी छात्र होते हैं जिन्होंने प्रशिक्षण शिविर में 4 या 5 साल तक अध्ययन किया है, लेकिन वांग ही सिर्फ एक नवागंतुक है जो सिर्फ एक दिन से भी कम समय के लिए प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुआ है और उसने प्रशिक्षण शिविर में अपनी ताकत में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण भी नहीं लिए हैं। यह थोड़ा अकल्पनीय है। वांग ही द्वारा प्रदर्शित क्षमता तथाकथित सुपर लेवल छात्रों से भी कहीं अधिक है। यांग हुई को जरा भी शक नहीं था कि अगर वांग ही के प्रदर्शन की जानकारी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के कई वरिष्ठ अधिकारियों को हो गई तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। यहां तक कि स्कूल का मालिक भी शायद वांग ही की ओर आकर्षित हो जाएगा। वांग ही का भविष्य उज्ज्वल है। उसके लिए युद्ध के देवता को भी पीछे छोड़कर दुनिया में शीर्ष पर पहुंचना असंभव नहीं है। यह सोचकर यांग हुई का मूड और अधिक जटिल हो गया और जब उसने वांग ही को देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा भाव आ गया। उसने फिर अपनी बेटी के बारे में सोचा। ओह, मेरा दिल बहुत थक गया है। वांग ही को यांग हुई की आंखें देखकर बेचैनी महसूस हुई और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके सामने मौजूद इस विशेष दूत यांग के दिमाग में एक पल में इतने सारे विचार चल रहे थे। ठीक है, चलो यहां से चलते हैं। अंत में यांग हुई ने कोई और सवाल नहीं पूछा। इससे वांग ही को भी राहत महसूस हुई। यांग हुई ने पूछा भी तो कई बातें ऐसी थी जिन्हें वह स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका। यह ऐसा है जैसे उसने 18 वर्ष की आयु में ही अपनी तलवारबाजी और शरीर की गतिविधियों को कलात्मक अवधारणा के स्तर तक सुधार लिया हो। बीच में बहुत सारे संदेह हैं, लेकिन मैं अब एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का सदस्य हूं। जब तक एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल को कोई परवाह नहीं है, तब तक कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वांग ही यह बात अच्छी तरह समझ गया। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल, यह इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है। यहां तक कि 5 बड़ी ताकतें, एचआर अंडरग्राउंड गठबंधन और थंडर मार्शल आर्ट्स स्कूल भी इसके आगे झुक जाते हैं। इसका कारण है एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के संस्थापक होंग, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, पूर्णतया अजेय, सर्वोच्च, निर्विवाद रूप से नंबर 1 इंसान। होंग की निवारक शक्ति परमाणु हथियारों से कहीं अधिक है। उनके शब्द किसी देश के बयान से भी अधिक उपयोगी हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल बेहद एकजुट है। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के संरक्षण में वांग ही मन की शांति के साथ अपनी ताकत का विकास और सुधार कर सकते हैं। पृथ्वी पर अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां आप साइन इन कर सकते हैं, जैसे कि होंग और थोर जैसे शीर्ष मानव शक्तियों के ठिकाने, साथ ही कई प्राचीन सभ्यता के खंडहर और किरिशिमा के नीचे छिपा हुआ युन्मो तारा। बेशक साइन इन पुरस्कार यादृच्छिक हैं और वांग ही अपनी ताकत में सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि स्थान का स्तर जितना ऊंचा होगा, उच्च स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वास्तव में असीम ब्रह्मांड में अरबों जातियों के पवित्र स्थान, अनगिनत रहस्यमय ब्रह्मांडीय रहस्य तथा प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों के डोजों की तुलना में पृथ्वी तुच्छ प्रतीत होती है। वांग ही के लिए अब इतनी छोटी उपलब्धि से संतुष्ट होना असंभव है। हालांकि यांग हुई को अपने इस छोटे से कारण से अपने जीवन पर लगभग संदेह हो रहा था। जब यांग हुई और वांग ही आभासी स्थान से बाहर आए तो यांग हुई वांग ही को जियांगन मंडप में ले गए, उनके ठहरने की व्यवस्था की और फिर अपने वरिष्ठों को वांग ही की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से चले गए। वह यह अनुमान लगा सकते थे कि इस बार वांग ही के कारण मुख्यालय अशांत हो सकता है। वांग ही ने वर्चुअल स्पेस टेस्ट पास कर लिया और आधिकारिक तौर पर अभिजात वर्ग प्रशिक्षण शिविर का छात्र बन गया। उनका नाम एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स एलीट ट्रेनिंग कैंप की ब्लैक ड्रैगन कार्विंग रैंकिंग सूची में भी शामिल है। नंबर 184 वांग ही 5,60,630।
कोड नाम के संदर्भ में वांग यी ने प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने की तारीख को यादृच्छिक रूप से चुना क्योंकि वह इस महीने में प्रवेश करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। जब वांग यी का नाम विश्व के नंबर 1 प्रशिक्षण शिविर की ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में दिखाई दिया तो यह खबर दुनिया के हर कोने में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसमें 5 प्रमुख शक्तियां, मानव संसाधन, भूमिगत गठबंधन, प्रमुख परिवार, वित्तीय समूह और विशेष संगठन शामिल थे। उसी दिन इन संस्थानों और संगठनों में से प्रत्येक को वांग यी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। वांग यी के जन्म से लेकर हाई स्कूल से स्नातक होने और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में प्रवेश तक जिन लोगों से उनका संपर्क हुआ उनका पूरा विवरण बिना किसी चूक के दर्ज किया गया। इस बारे में जानने के बाद चीन के विशेष विभागों ने तुरंत वांग यी के आसपास के लोगों को निगरानी और सुरक्षा में डाल दिया, जिनमें स्वाभाविक रूप से वांग यी की 3 गर्लफ्रेंड भी शामिल थीं। सभी दलों ने वांग यी को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग योजनाएं भी तैयार की हैं। जियांगनान पवेलियन जियांगनान बेस सिटी के छात्रों के रहने के लिए एक जगह है। इसमें 3 अलग अलग मंडप हैं। इस तरह के 52 और प्रांगण हैं। वांग यी जियांगन बेस सिटी से आए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जियांगन पवेलियन में रहते थे। जियांगन पवेलियन में पहले से ही 2 छात्र मौजूद हैं। वांग यी के अनुसार हर महीने की पहली तारीख से 28 तारीख तक अंक अर्जित किए जाते हैं। 29 तारीख को परिणामों की गणना की जाती है, जिससे उस महीने की अंतिम रैंकिंग प्राप्त होती है। अगले महीने सभी के अंक शून्य कर दिए जाते हैं। फिर उन्हें अंक अर्जित करने और शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए फिर से कड़ी मेहनत करनी होती है। प्रशिक्षण शिविर के नियमों के अनुसार छात्रों को विषम और सम संख्याओं में विभाजित किया जाता है और वे प्रत्येक महीने का आधा समय राक्षसों का शिकार करने में बिताएंगे ताकि अंक अर्जित कर सकें और ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकें। यह रैंकिंग लड़ाकू शक्ति आयाम को अंकों से गुना करके निर्धारित की जाती है। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, आपको उतने ही अधिक संसाधन और पुरस्कार आवंटित किए जा सकेंगे। जियांगन मंडप में उसके अलावा 2 अन्य छात्र रहते थे, एक का नाम शी जियांग और दूसरे का नाम झाओ रुओ था। दोनों जियांगन बेस सिटी से थे। मूल कथानक के अनुसार शी जियांग काफी मजबूत है। उसने 1953 में प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश किया था और अब वह संभवतः प्रशिक्षण शिविर के शीर्ष 15 में है। मूल पुस्तक में वह 1 साल बाद शीर्ष 5 में था। झाओ रुओ थोड़ा ज्यादा है। उसने 1955 में प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश किया था और शायद वह शीर्ष 100 में भी जगह नहीं बना पाएगा। वास्तव में पूरे प्रशिक्षण शिविर में शीर्ष 30 छात्रों में से लगभग सभी में युद्ध के देवता की शक्ति है। हालांकि वांग यी का उनसे संपर्क करने का कोई इरादा नहीं था। जब वह मंडप में गया और उन्हें नहीं देखा तो उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। जियांगन पवेलियन की दूसरी मंजिल पर शांत और सुंदर अध्ययन कक्ष में वांग यी एक सफेद चीनी मिट्टी के कप में भाप से भरी गर्म चाय और एक सोंधी खुशबू लिए हुए थे। वह डेस्क पर लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए धीरे धीरे चाय पी रहे थे। छात्र निर्देश, प्रशिक्षण कक्ष, चुनौती कक्ष, गुरुत्वाकर्षण कक्ष। वांग यी ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी स्मृति में परिचित शब्दों को बुदबुदाया। फिर उनका ध्यान रैंकिंग पुरस्कारों की ओर गया। हर महीने प्रथम स्थान प्राप्त करें। यदि आप संचयी रूप से 9 बार प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 80 अरब मूल्य का ड्रैगन रथ का एक टुकड़ा मिलेगा। आप गुप्त मैनुअल के कोई भी 3 पूर्ण सेट निःशुल्क चुन सकते हैं और आप होंग या थंडर गॉड को अपना गुरु चुन सकते हैं और उनके प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं। वांग यी ने सिर हिलाया। उसके लिए हर महीने प्रथम स्थान प्राप्त करना एक ऐसी चीज थी जिसे वह देर सवेर हासिल कर सकता था, लेकिन 9 महीने बहुत लंबा समय था। धोखेबाज। यह अभ्यास करने के लिए बहुत धीमी है। हांग या लेई शेन का शिष्य बने। शायद दूसरे लोग भी ऐसा करने के लिए उत्सुक हों, लेकिन उसके पास एक चीट कोड है और उसके पास सभी चीट कोड हैं। इसके अलावा उसके पास अपने पिछले जन्म की यादें हैं और उसकी दृष्टि हांग और लेई शेन से बहुत आगे है। चीट कोड के सुधार की तुलना में हांग और लेई शेन की मदद उसके लिए बहुत कम है। बस समय की बात है कि वह उनसे आगे निकल जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब उन्होंने इस तरह से सोचा तो उन्हें लगा कि प्रशिक्षण शिविर से उन्हें उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना उन्होंने सोचा था। यह ड्रैगन रथ जैसे खजाने जितना अच्छा नहीं है जो शारीरिक फिटनेस में तेजी से सुधार कर सकता है। आप जानते हैं, वांग यी की शारीरिक फिटनेस अभी केवल 24,000 किलोग्राम है, जो एक मध्यम स्तर के जनरल के स्तर पर है। उनकी मानसिक शक्ति मोटे तौर पर एक प्राथमिक युद्ध देवता के मध्य स्तर पर थी। बेशक प्रशिक्षण शिविर में जाना अभी भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण शिविर में दाखिला लेने से वांग यी की शारीरिक गति और तलवारबाजी को पल भर में कलात्मक अवधारणा के स्तर तक, मानव योद्धाओं के चरम स्तर तक सुधारा जा सकता है। वांग यी अब सबसे अधिक अपनी शारीरिक फिटनेस और ताकत में सुधार करना चाहते हैं। विशेषकर उसकी शारीरिक फिटनेस। एक बार जब वह ग्रह स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह परिवर्तन से गुजरेगा। वांग यी ने पढ़ना जारी रखा। पंच स्ट्रेंथ लेवल 6 तक पहुंचे और आपको 80 बिलियन मूल्य के ड्रैगन रथ का एक हिस्सा, एक ऐसे स्तर की लड़ाकू वर्दी और हथियारों का एक पूरा सेट मिलेगा। ट्रायल टॉवर लेवल 5 पर पहुंचे और आपको अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स हॉल के इंस्पेक्टर का पद दिया जाएगा। आपको 80 बिलियन मूल्य का ड्रैगन रथ का भंडार, ऐसे स्तर की लड़ाकू वर्दी और हथियारों का एक पूरा सेट, गुप्त मैनुअल के कोई भी 3 पूरे सेट और ब्लैक गॉड प्राचीन सभ्यता के अवशेष का एक सेट मिलेगा। जबकि वांग यी जियांगन मंडप में छिपकर छात्र निर्देश का अध्ययन कर रहे थे। वांग यी की जानकारी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के शीर्ष प्रबंधन के पटल पर भी रखी गई है।
क्योंकि वांग यी की प्रतिभा इतनी अद्भुत थी, जब स्थिति की सूचना दी गई तो इसने तुरंत एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के शीर्ष प्रबंधन का बहुत ध्यान आकर्षित किया। जिम मालिक होंग को छोड़कर, जो अभी भी एकांतवास में थे और दिखाई नहीं दिए थे, दुनिया भर में फैले चरम मार्शल आर्ट जिम के बाकी 5 निरीक्षक मौजूद थे। वे वर्चुअल स्पेस में एक रहस्यमयी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक के लिए इकट्ठा हुए। ये तथाकथित इंस्पेक्टर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के शीर्ष अधिकारी हैं, जो मालिक होंग के बाद दूसरे नंबर पर हैं। इनमें से हर एक का अस्तित्व युद्ध के देवता से भी बढ़कर है। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के मालिक होने के नाते होंग शायद ही कभी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभालते हैं। आमतौर पर इसे दुनिया भर में फैले 5 निरीक्षकों द्वारा संभाला जाता है। बैठक में कुछ बहस और चर्चा के बाद अंततः वांग यी के उपचार के संबंध में निर्णय लिया गया। अंततः यह कार्य मुख्यालय में तैनात इंस्पेक्टर वांग द्वारा किया गया। अगले दिन 1 जुलाई सुबह सुबह कल रात वांग यी को हुआक्सिया देश के प्रथम विभाग के छात्रों शी जियांग और झाओ रुओला द्वारा उनके लिए तैयार किए गए स्वागत भोज में ले जाया गया। वे आराम करने के लिए बहुत देर से लौटे, लेकिन अपनी तीव्र जड़ता के कारण वे बहुत जल्दी उठ गए और कुछ सुबह के व्यायाम किए। प्रशिक्षण शिविर में आप अक्सर विभिन्न रंगों के युवाओं को प्रशिक्षण वर्दी पहने हुए देख सकते हैं। अपरिचित चेहरे वाले चीनी व्यक्ति वांग यी ने स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अरे! वांग यी जानबूझकर उन सड़कों पर घूम रहे थे जहां सबसे अधिक लोग आते हैं, और कुछ ही देर बाद उन्हें अपने पीछे से एक खराब चीनी लहजे में आवाज आती सुनाई दी। वांग यी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई और फिर वह तुरंत गायब हो गई। वह थोड़ा उलझन भरा भाव दिखाते हुए पीछे मुड़ा और अपनी ओर दौड़ते हुए आ रहे कई गोरे युवकों को देखा। क्या आप मुझे बुला रहे हैं? अरे, बिल्कुल सही कहा, चीन से आए दोस्तों। कई गोरे युवक तेजी से वांग यी की ओर दौड़े, मानो उन्हें डर हो कि कहीं वह भाग न जाए। उन्होंने उसे घेर लिया, उनके चेहरों पर उत्साह और कुछ अवास्तविक मुस्कान थी। कई लोगों ने चुपके से एक दूसरे को देखा। उनमें से एक लंबा, दुबला पतला गोरा आदमी, जिसके बाल हल्के घुंघराले सुनहरे थे, अपने सामने खड़े चीनी युवक को देखकर मुस्कुराया। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम आर्च लीकॉक है और मैं यूरोपीय संघ से हूँ। मुझे आपकी चीनी मार्शल आर्ट बहुत पसंद है। मैं हमेशा से आप प्रतिभाशाली चीनी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। क्या आप मेरे साथ मुकाबला करने को तैयार हैं? मुक्केबाजी। वांग यी ने हिचकिचाहट का नाटक किया। लेकिन प्रशिक्षण शिविर में निजी लड़ाई वर्जित है ना? कोई बात नहीं, आर्च ने जल्दी से कहा, हम चैलेंज रूम में जा सकते हैं और वहां अंतिम मुकाबला कर सकते हैं। इससे प्रशिक्षण शिविर के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। वांग यी चुपके से मुस्कुराया। झाओ रुओ और शी जियांग के चेहरों पर उस समय आए आश्चर्य के भावों के बारे में सोचो जब मैंने उनसे कल रात पैसे उधार मांगे थे। क्या यह सब इसी पल के लिए तो नहीं था? निर्णायक युद्ध में न्यूनतम दांव 1 अरब चीनी युआन है। आर्ची में सचमुच ऐसी मांग करने की हिम्मत है। लेकिन वांग यी का आशय बिल्कुल यही था। ऐसी स्थिति में, ठीक है, चलो एक अपॉइंटमेंट लेते हैं। वांग यी ने सहमत होने से पहले हिचकिचाहट का नाटक किया। मैंने पहले ही देख लिया है। चैलेंज रूम में अभी कोई नहीं है, इसलिए अब हम जा सकते हैं। वांग यी को सहमत देखकर आर्ची बहुत खुश हुआ। उसे डर था कि वांग यी को बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें मुझे पैसे देने की इतनी जल्दी है? वांग यी ने उस नासमझ गोरे युवक की ओर देखा। दूसरा पक्ष बहुत उत्साही और दयालु है, बेशक, मुझे उससे सहमत होना चाहिए। फिर वह मुस्कुराया और चारों ओर देखा। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? कई श्वेत युवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या तुम्हें यकीन है? एक हटे कट्टे गोरे युवक ने पूछा। बेशक, मैं अपने गृहनगर में बहुत शक्तिशाली हूं। वांग यी ने गर्व का भाव दिखाया। गोरे युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंस पड़े। चूंकि आपने इसके लिए कहा है, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक कहावत है, यह ऐसी चीज है जिसकी मैं कामना कर सकता था। आर्ची और बाकी सभी खिलखिलाकर मुस्कुराए। वांग यी भी खुशी से मुस्कुराया। हालांकि 1 अरब बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे सामने 4 लोग हैं और कुल रकम 4 अरब है। सिर्फ एक दिन में 4 अरब कमाए गए हैं, जो बैंक लूटने से भी तेज है। बेशक, वांग यी के खाते में इतने पैसे नहीं हैं। उसने कल झाओ रुओ और दूसरे व्यक्ति से खास तौर पर उधार मांगा था। कुल रकम सिर्फ 1 अरब है। वह सिर्फ एक ही मैच खेल सकता है। अगर वह हार गया तो सब खत्म। लेकिन जब तक वह जीतता रहेगा, तब तक क्या सब ठीक नहीं रहेगा? यदि ऐसे और भी युवा होते तो शायद वह और अधिक जीत सकता था। वास्तव में, वांग यी को इस थोड़े से पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन अगर वह इन बुरे लोगों पर चालें चल सके, जिनके इरादे बुरे हैं और जो जानबूझकर नए लोगों को धमकाते हैं, तो उसे बेहतर महसूस होगा। वे जियूचोंगलोंग की 9वीं मंजिल पर चुनौती कक्ष के बाहरी हॉल में आए, जहां नेटवर्क उपकरण भी थे और वे सीधे काम कर सकते थे। जल्द ही वांग यी को 4 चुनौती नोटिस मिले। चुनौती के क्रम में पहला आर्ची था। वांग यी मुस्कुराए और सब कुछ स्वीकार कर लिया। वांग यी, आर्ची और यूरोपीय संघ के देशों के 4 अन्य छात्रों की चुनौती बहुत जल्दी आ गई, इसलिए बाहर के लोगों को अभी भी इसकी जानकारी नहीं थी। केवल 9वीं मंजिल पर लॉबी में मौजूद कुछ छात्रों ने ही इस दृश्य को देखा। क्या यह आर्ची नहीं है? उसके बगल वाला व्यक्ति अजीब लग रहा है। क्या यह नया चीनी छात्र हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि आर्ची और उसका गिरोह नए लोगों को फिर से धमका रहा है। जैसा कि आर्ची ने बताया, इस समय चैलेंज रूम में कोई नहीं था। दरअसल ट्रेनिंग कैंप में तो कुछ ही छात्र थे, तो फिर यहाँ रोजाना लोग कैसे चुनौती दे सकते थे? आखिरकार इस चुनौती के लिए जुए के पॉइंट या कम से कम 1 अरब डॉलर की जरूरत थी, और आम लोग यहाँ जानबूझकर तो नहीं आते।
वांग यी और आर्ची को एक साथ चुनौती कक्ष के दरवाजे से अंदर जाते देख उनके पीछे खड़े 3 श्वेत युवकों के चेहरे पर अपने साथियों के प्रति विश्वास झलक रहा था। आखिरकार आर्ची लगभग 2 वर्षों से अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में है और उसकी युद्ध शक्ति का आयाम 5 तक पहुंच गया है। वह एक नए खिलाड़ी से कैसे हार सकता है? नए खिलाड़ियों द्वारा अनुभवी खिलाड़ियों को हराना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन यह दुर्लभ है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वांग यी इतना शक्तिशाली होगा। आखिरकार वांग यी बहुत छोटा और अपरिपक्व लग रहा था। अगर उसने अपनी मां के गर्भ से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया होता तो उसके लिए उन अनुभवी खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षण शिविर में 1 साल से ज्यादा समय से प्रशिक्षण ले रहे थे, हराना नामुमकिन होता। तुम्हें क्या लगता है कि आर्ची को चीन के इस लड़के को हराने में कितना समय लगेगा? वे चर्चा करने लगे। मुझे लगता है 3 मिनट पर्याप्त हैं। मुझे लगता है कि अधिकतम 2 मिनट। क्या वह बच्चा हमारी बारी आने से पहले ही सब कुछ खो चुका था? हाँ, मुझे डर है कि आज वह अपना अंडरवियर भी खो देगा। औसत प्राथमिक युद्ध देवता प्रति वर्ष केवल 5 बिलियन कमाता है। उनके जैसे कुलीन प्रशिक्षण शिविर के प्रतिभाशाली लोगों को विभिन्न ताकतों द्वारा लुभाया जाता है और उनमें निवेश किया जाता है और उनके लिए अपनी जेबों में अरबों डॉलर रखना सामान्य बात है। यदि वांग यी लगातार 4 बार हारते हैं तो उन्हें 4 बिलियन का नुकसान होगा, जो कि काफी बड़ा नुकसान है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग यी के पास इतना पैसा नहीं था और केवल 1 बिलियन दूसरों से उधार लिया गया था। इसका उद्देश्य उन्हें लूटना है। यदि वांग यी को परिचय के पहले दिन बहुत अधिक उधार लेने में शर्मिंदगी महसूस न हुई होती तो वह प्रत्येक पर कई अरब का दांव लगाना चाहता। चैलेंज रूम का लेआउट लगभग ट्रायल रूम जैसा ही है, जिसमें 2 सोफे और 2 गहरे नीले रंग के हेलमेट हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आर्ची ने वांग यी की ओर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और दोनों ने हेलमेट पहन लिए। असीम और विशाल चांदी मिश्र धातु भूमि पर केवल एक ही इमारत है, अखाड़ा। ब्रश ब्रश एक काले बालों वाला लड़का और एक गोरी चमड़ी वाला गोरा युवक एक ही समय में अचानक प्रकट हुए। कृपया हथियार और लड़ाकू वर्दी का चयन करें। राजसी इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि अंतरिक्ष में किसी देवता की तरह गूंज रही थी। वांग यी ने अपनी जानी पहचानी लड़ाकू वर्दी और लियू हो युद्ध तलवार चुनी और जल्दी से खुद को पूरी तरह से सुसज्जित कर लिया। दूसरी तरफ बैठे आर्ची ने भी जल्दी से अपनी लड़ाकू वर्दी पहन ली। उसके हथियार भला और ढाल थे। कपड़े पहनते ही वांग यी की नजर अनायास ही अखाड़े के खंभों पर पड़ी। खंभों पर शब्द उभर रहे थे। नाम आर्ची लीकॉक, लिंग पुरुष। स्थिति विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर का आधिकारिक छात्र। लड़ाकू शक्ति आयाम उच्च। आर्चर भी मुस्कुराया और वांग यी के बगल वाले खंभे की तरफ देखा। फोन साफ दिखाई देने पर उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव थे। असंभव। नाम वांग यी, लिंग पुरुष। स्थिति विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर का आधिकारिक छात्र। लड़ाकू शक्ति आयाम उत्कृष्ट। आर्ची का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अभिजात वर्ग प्रशिक्षण शिविर के छात्रों की युद्ध शक्ति आयाम के वर्गीकरण के अनुसार 1-2 प्राथमिक, 2-4 मध्यवर्ती, 4-8 उन्नत, 8-16 उत्कृष्ट तथा 16 से अधिक उत्कृष्ट है। वांग यी ने कल ही ट्रायल टॉवर टेस्ट पास कर लिया है और उनकी अंतिम लड़ाकू शक्ति का आयाम 8.82 था। प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट मानक पहले ही पार कर लिया गया है। और आर्ची लगभग 2 वर्षों से प्रशिक्षण शिविर में है और वह केवल 5 वर्ष का है, उन्नत स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन उत्कृष्ट स्तर की तुलना में अंतर स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा है। यदि युद्ध शक्ति आयाम में अंतर 3 से अधिक है तो ताकत में अंतर कई गुना हो सकता है। हालांकि एलिट ट्रेनिंग कैंप की ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग महीने के आखिरी दिन 0 पर रीसेट हो जाएगी और अंकों की गणना हर महीने के पहले दिन ही की जाएगी। इसके अलावा विशिष्ट युद्ध शक्ति आयाम प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, इसलिए किसी को भी नए खिलाड़ी वांग यी की विशिष्ट स्थिति का पता नहीं चलेगा। तुम आर्ची ने अपने सामने मुस्कुराते हुए काले बालों वाले लड़के को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। तुम कौन हो? जहां तक मेरी बात है, मैं तो बस एक नया व्यक्ति हूं। वांग यी अपनी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं लाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा, जबकि आर्ची खुद को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। धिक्कार है। आर्ची समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसे राक्षस को क्यों नाराज किया। जब उसने वांग यी के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह दूसरे पक्ष के जाल में फंस गया है। दूसरा पक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था और सभी संयोग संभवतः सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किए गए थे। आर्ची का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में जो लगभग 2 वर्षों से प्रशिक्षण शिविर में है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका मजबूत मनोवैज्ञानिक गुण उसे जल्दी शांत होने में मदद करता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रशिक्षण शिविर में इतने लंबे समय तक कड़ी ट्रेनिंग और इतनी सारी लड़ाइयों के बाद मैं वास्तव में तुम्हारे जैसे नए खिलाड़ी से हार जाऊंगा। आर्ची की आंखों में एक क्रूर भाव दिखाई दिया। फोफ। जब दोनों पक्ष 10 मीटर से अधिक दूरी पर होते थे तो वे एक ही समय पर आगे बढ़ते थे। आर्ची का भाला विषैले सांप की तरह चुभ रहा था और साथ ही उसने संभावित हमलों से बचाव के लिए सावधानीपूर्वक अपनी ढाल भी उठा ली थी। जब लड़ाई की बात आती है तो आर्ची निस्संदेह एक अनुभवी खिलाड़ी है। आर्ची की आंखें धुंधली हो गईं, भाला चूक गया और वांग यी की आकृति उसके सामने से गायब हो गई। ओह! चाकू की चमक डूबते सूरज की तरह थी, बेहद खूबसूरत। यह आखिरी दृश्य था जो आर्ची ने देखा था। उसका सिर उड़ गया था।
जब वांग यी ने जियोचोंगलोंग छोड़ा तो उनके खाते में अतिरिक्त 4 बिलियन युआन थे और वह बहुत अच्छे मूड में थे। दरअसल यूरोपीय संघ के इन प्रतिभाशाली लोगों से उसे कोई शिकायत नहीं थी। अगर वे जानबूझकर उसे परेशान नहीं करना चाहते तो वह ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाता। एक ही स्तर पर नहीं। क्या राक्षस है? वांग यी कितना असामान्य है और वह वास्तव में एक नवागंतुक है। गलियारे के अंत में वांग यी की पीठ को गायब होते देख मिशेल और यूरोपीय संघ के देशों के अन्य 4 युवा प्रतिभाशाली लोग बहुत दुखी दिखे। लेकिन उन्होंने बदला लेने की बात सोचने की भी हिम्मत नहीं की। जैसा कि वांग यी ने सोचा था, दोनों पक्ष बिल्कुल भी एक स्तर पर नहीं हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति जानता है कि वह वांग यी जैसी प्रतिभा को उकसा नहीं सकता, जो सदी में शायद ही कभी देखने को मिलती है। झाओ रुओ को उधार लिए गए पैसे वापस करते समय शी जियांग को भी दोनों के सवालों का सामना करना पड़ा। जाहिर है, खबर तेजी से फैली। आखिरकार उस समय 9वीं मंजिल की लॉबी में सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि और भी लोग थे। ट्रेनिंग कैंप के कुछ छात्रों ने भी वांग यी और आर्ची को जुआ खेलते देखा था। खास बात यह थी कि वांग यी जीत गए। एक नए खिलाड़ी ने, जिसने पहले ही दिन प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश किया था, वास्तव में प्रशिक्षण शिविर में 4 अनुभवी खिलाड़ियों को हरा दिया। यह विस्फोटक खबर पहली ही बार में पूरे प्रशिक्षण शिविर में फैल गई। अनगिनत लोग जानते हैं कि असाधारण प्रतिभा और उच्च लड़ाकू शक्ति वाला एक नया प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रशिक्षण शिविर में आ गया है। न केवल झाओ रुओ और शी जियांग, बल्कि कुछ चीनी छात्र भी, जो कल रात वांग यी से मिले थे, वांग यी के बारे में विशेष जानकारी लेने आए थे। उनमें से कुछ विभिन्न संगठनों की ओर से वांग यी को अपने साथ आने का निमंत्रण देने आए थे। इस बार वांग यी पूरी तरह से गुस्से में था। न केवल प्रशिक्षण शिविर में, बल्कि बाहरी दुनिया की अनगिनत ताकतों ने वांग यी के मूल्यांकन में तेजी से सुधार किया है। कई निमंत्रण आए और वेतन भी बहुत अच्छा प्रस्तावित था, लेकिन वांग यी ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। पैटर्न बहुत छोटा है। वांग यी इतने छोटे पैमाने के संगठनात्मक विभाग या किसी निश्चित पारिवारिक शक्ति के लिए काम करने के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं? वह केवल एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल में ही जीवित रह सकता है और उसे अन्य स्थानों की कोई परवाह नहीं है। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल भी उसके दिल में बस एक अस्थायी आश्रय है। जब वह और मजबूत हो जाएगा तो विशाल ब्रह्मांड उसका भविष्य का पड़ाव होगा। वांग यी। मंडप में मौजूद वांग यी ने अचानक बाहर से युद्ध के देवता यांग हुई की आवाज सुनी। वांग यी तेजी से बालकनी की ओर गया और उसने यांग हुई को आंगन में खड़ा देखा। वह बालकनी से नीचे कूद पड़े और मुस्कुराते हुए बोले, विशेष दूत यांग, आप यहाँ क्यों हैं? तुम प्रशिक्षण शिविर में केवल 2 दिन से हो और तुमने पहले ही इतना हंगामा खड़ा कर दिया है। यांग हुई ने अपना सिर हिलाया। वांग यी को पता था कि यांग हुई उनके और आर्ची जैसे साथी दिग्गजों के बीच हुए जुए के मुकाबले की बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। उन्होंने इसके लिए कहा था, मुझे इन बातों की परवाह नहीं है, इस बार मैं तुम्हारे पास किसी और काम से आया हूँ। यांग हुई का चेहरा गंभीर था। ओह, वांग यी का दिल हिल गया। मेरे साथ आओ, ऊपर से कोई तुम्हें देखना चाहता है, यांग हुई ने कहा। वांग यी ने यांग हुई का पीछा किया और दोनों एक साथ जियांगन मंडप के प्रांगण से बाहर चले गए। विशेष दूत यांग, क्या आप जानते हैं कि मैं किससे मिलने जा रहा हूं? हालांकि वांग यी के मन में पहले से ही एक अनुमान था, फिर भी उसने पूछा। यांग हुई ने वांग यी की तरफ देखा और मुस्कुराई, यह इंस्पेक्टर वांग है। इंस्पेक्टर वांग। वांग यी विचारमग्न दिखे। चलते हुए यांग हुई ने बताया, आप शायद यह जानते होंगे, हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल का सर्वोच्च स्तर इसके मालिक और 5 निरीक्षकों का है। जिम का मालिक दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, बिल्कुल श्रेष्ठ। और 5 इंस्पेक्टर युद्ध के देवता से भी बढ़कर हैं। ये सभी हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के सर्वोच्च स्तर के बड़े अधिकारी हैं। यांग हुई का स्वर ईर्ष्या और लालसा से भरा था। अब मैं जिस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, वह इंस्पेक्टर वांग हैं, जो 5 इंस्पेक्टरों में से एक हैं। वह भी चीन से हैं और प्रशिक्षण शिविर के प्रभारी रह चुके हैं। शिविर के कई मामलों के लिए वह जिम्मेदार हैं। यांग हुई का अनुसरण करते हुए दोनों जल्द ही प्रशिक्षण शिविर में युद्ध देवता शिक्षकों के भवन परिसर में पहुंचे, जो प्राचीन चीनी तांग राजवंश की शैली में एक बड़े और शांत विला के सामने था। विशेष दूत यांग, महानिरीक्षक अंदर आपका और कैडेट वांग यी का इंतजार कर रहे हैं। विला के प्रवेश द्वार पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो एक हाउसकीपर जैसा दिखता था, मुस्कुराया और बोला, निरीक्षक ने कहा है कि छात्र वांग यी अकेले ही उनसे मिलने ऊपर जा सकते हैं। विशेष दूत यांग, आप पहले लौट सकते हैं। यांग हुई ने सिर हिलाया और वांग यी से कहा, मैं पहले वापस जाऊंगी। तुम अकेले जा सकते हो। इंस्पेक्टर के प्रति सम्मान रखना और अनादर न करना। बूढ़े हाउसकीपर के साथ वांग यी विला में दाखिल हुआ, पहली मंजिल की लॉबी से होते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसे चाय की हल्की और ताज़ा खुशबू आ रही थी। जल्द ही दोनों एक स्वागत कक्ष के दरवाजे पर रुक गए। कृपया अंदर आइए, इंस्पेक्टर अंदर आपका इंतजार कर रहा है। बूढ़े बटलर ने दरवाजा खोला और आमंत्रण का इशारा किया। वांग यी अंदर आया और उसके पीछे दरवाजा धीरे से बंद कर दिया गया। वांग यी ने तुरंत स्वागत कक्ष में एक दुबले पतले, मूंछों वाले अधेड़ व्यक्ति को पालथी मारकर बैठे देखा। उसके सामने मेज पर चाय का प्याला रखा था और वह हाथ में प्राचीन बौद्ध मनकों की माला लिए आंखें बंद करके उन्हें हिला रहा था। वांग यी अच्छी तरह जानता था कि यह इंस्पेक्टर वांग था। महामहिम इंस्पेक्टर। वांग यी ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। इंस्पेक्टर वांग ने अपनी आंखें खोली और जब उन्होंने उन आंखों को देखा तो वांग यी को एक बार फिर काले ड्रैगन की मूर्ति के सामने पहली बार होने का एहसास हुआ। वांग यी के दिल में एक अदृश्य दबाव छा गया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चींटी किसी विशालकाय जानवर के सामने खड़ी हो। कृपया बैठ जाए। इंस्पेक्टर वांग ने वांग यी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। उनका रवैया वांग यी की उम्मीद से बेहतर था।
वांग यी भी विनम्र नहीं था और इंस्पेक्टर वांग की तरह पालथी मारकर बैठ गया। वांग यी ने मेज पर एक कागज का अनुबंध भी देखा। जैसी कि उम्मीद थी, इंस्पेक्टर वांग ने अनुबंध की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के लिए आधिकारिक भर्ती अनुबंध है। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। अगर आपको ठीक लगे तो कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। वांग यी ने अनुबंध उठाया और उसे ध्यान से देखा। अनुबंध की विषय वस्तु बहुत सरल थी। यह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का आधिकारिक भर्ती अनुबंध था। इसका मतलब था कि वांग यी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल होंगे और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के असली मुख्य सदस्य बनेंगे और ज्यादा शक्ति और लाभ प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से ज्यादा जिम्मेदारियां और दायित्व भी निभाएंगे। इसमें कई मुख्य पहलू शामिल हैं, जिनमें से एक यह है कि वांग यी को 10 अरब चीनी युआन का वार्षिक गतिविधि कोष प्राप्त हो सकता है, महानिरीक्षक के बराबर। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल होने वाले साधारण सदस्यों को कोई वेतन नहीं मिलता है। दूसरी बात, वांग यी के आधिकारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद उसे 80 अरब मूल्य का ड्रैगन रक्त का एक टुकड़ा, 30 अरब मूल्य का कैल्सेनी का एक टुकड़ा, उसकी पसंद की गुप्त पुस्तिकाओं के 3 सेट, एसएस स्तर के हथियारों और युद्धक वर्दी का एक सेट और एक ब्लैक गॉड सूट, ध्यान दें, यह केवल युद्ध का देवता बनने के बाद ही दिया जाएगा, मिलेगा। वह हांग या ले शेन में से किसी एक को अपना गुरु चुन सकता है और अगर वह उनका शिष्य नहीं बनना चाहता तो भी उसे उन दोनों से व्यक्तिगत शिक्षा के 3 अवसर मिलेंगे। ऐसी उदार शर्तें कभी नहीं सुनी जाती और वांग यी को बस अपनी उंगली के इशारे से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होती है। हालांकि वांग यी के मन में कुछ उम्मीदें थीं, फिर भी उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल ऐसी अद्भुत उपचार स्थितियां प्रदान करेगा। इंस्पेक्टर वांग ने वांग यी के आश्चर्य को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अच्छी प्रतिभा और समझ है। तुम शायद हमारे प्रशिक्षण शिविर की स्थापना के बाद से सबसे ताकतवर हो। अपनी शारीरिक फिटनेस सुधारने में समय बर्बाद करना अफसोस की बात है। यह ड्रैगन रक्त और कैल्सेनी तुम्हारी शारीरिक फिटनेस को जल्दी सुधारने में मदद कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग केवल एक बार ही कर सकता है। इसे एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करना बेकार होगा। आप क्या सोचते हैं? हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं पहले से ही बहुत उदार हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी ज्यादा जगहें नहीं है जहां इस तरह का इलाज उपलब्ध हो। वांग यी एक क्षण के लिए चुप रहे, उन्होंने जोर से सिर हिलाया और अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अपने दरवाजे पर आए सौदे को हाथ से न जाने दें। वांग यी के हस्ताक्षर करने के बाद इंस्पेक्टर वांग के होंठ हिले, लेकिन वांग यी को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने मन ही मन सोचा, शायद यह गृह स्तरीय आनुवंशिक ऊर्जा संचारित करने वाली ध्वनि थी। साधारण योद्धाओं के विपरीत, युद्ध के देवता यानी गृह स्तरीय शक्तिशाली प्राणियों से आगे निकलने वाले प्राणी अपने शरीर में मूल ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खुला और बूढ़ा बटलर एक चांदी सफेद सूटकेस के साथ अंदर आया। मैं तुम्हारे इनाम ड्रैगन ब्लड और कैल्सेनी लाया हूं। बेशक, बाकी चीजें तुम्हारी पुष्टि के बाद या शर्तें पूरी करने पर ही ली जा सकती हैं, इंस्पेक्टर वांग ने कहा। ये पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन होंग और थंडर गॉड के शिष्य बनने के बारे में वांग यी ने सोचा भी नहीं था। होंग और थोर को कुछ सलाह देने के बहाने उनके ठिकाने पर जाना ठीक है। वांग यी से उसकी राय पूछने और यह जानने के बाद कि वह शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है, इंस्पेक्टर वांग ने वांग यी को मनाने की कोशिश की। यह देखकर कि वांग यी शिष्य बनने पर अड़ा हुआ है, उसे थोड़ा अफसोस हुआ, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वांग यी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल द्वारा दी गई इनामी वस्तुओं से भरा चांदी का सूटकेस लेकर जियांगन पवेलियन स्थित अपने निवास पर लौट आए। जहां तक 10 अरब वार्षिक गतिविधि निधि का सवाल है, तो वे निश्चित रूप से वांग यी द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आए थे। वांग यी के पास अब 14 अरब युआन से अधिक की धनराशि है। अप्रैल से 1 जुलाई तक कितना समय बीत गया है? बेशक, वांग यी के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता। आखिरकार, जिन चीजों की उसे सचमुच जरूरत है, उन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। प्रशिक्षण शिविर मूल रूप से वांग यी के लिए एक युद्ध देवता शिक्षक की व्यवस्था करना चाहता था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती, तो यह प्रशिक्षण शिविर का मुख्य आकर्षण बन जाता। वे केवल महिला शिशुओं या जियांगन बेस सिटी के एक साथी ग्रामीण जियांग फॉन को ही स्वीकार करते हैं। हालांकि इस व्यवस्था को वांग यी ने अस्वीकार कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो भले ही वांग यी की वर्तमान तलवारबाजी का स्तर जियांग फॉन्ग से ज्यादा न हो, दोनों एक ही स्तर पर हैं। एक और शिक्षक होने का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त करने में समय व्यतीत करना, जो वांग यी के लिए समय की बर्बादी है। यदि आपके पास इतना समय है, तो आप 9 परत थंडर ब्लेड या अपनी तलवारबाजी का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि उसे शिक्षक के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, वांग यी अपने दोहरे खाते के साथ राक्षसों का शिकार करने के अलावा अपनी गतिविधि के समय की व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि वह पिछले महीने प्रशिक्षण शिविर की ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग सूची में 184वें स्थान पर था, जो बहुत स्वतंत्र है। जियांगन मंडप के प्रांगण में लौटते समय वांग यी ने शी जियांग और झाओ रुओ के मंडपों पर एक खास नजर डाली। वहां सन्नाटा था और दोनों कहीं दूर जा रहे थे। आज पहली तारीख थी और यह स्पष्ट नहीं था कि वे राक्षसों का शिकार करने गए थे या नहीं।
वांग यी ने ध्यान नहीं दिया। मंडप के भूमिगत गुप्त कमरे में जहां वांग यी है, चमकदार सफेद रोशनी पूरे बंद गुप्त कमरे को रोशन करती है। हालांकि यह देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से हवादार व्यवस्था है। दरवाजा बंद होने पर भी आपको जरा भी गर्मी या घुटन महसूस नहीं होगी। इसके अलावा एक योद्धा के शरीर के लिए साधारण गर्मी कुछ भी नहीं है। वांग यी ने चांदी सफेद ब्रीफकेस को मिश्र धातु के फर्श पर रख दिया। फिंगरप्रिंट सत्यापन के बाद ब्रीफकेस अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ 2 लकड़ी के बक्से थे। वांग यी ने पहला लकड़ी का बक्सा खोला और उसमें झाग से बंधी एक परख नली मिली जिसमें सुनहरा तरल था। दूसरा लकड़ी का बक्सा एक अति सुंदर सफेद जेड बोतल थी जो एक उंगली जितनी लंबी थी। इसके अंदर एक अनुदेश पुस्तिका भी है। वांग यी ने इसे ध्यान से पढ़ा। पता चला कि कैल्सिनी सीधे लिया जाता है, जबकि ड्रैगन का खून शरीर की सतह पर लगाया जाता है। वांग यी को यह पढ़कर समझ आ गया। चाहे वह चेलेडोनी हो या ड्रैगन रक्त, यह सीधे उपयोगकर्ता की शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकता है। हालांकि ड्रैगन रक्त का प्रभाव स्पष्ट रूप से कैल्सिनी की तुलना में बहुत अधिक है। अतः ड्रैगन के रक्त का मूल्य 80 बिलियन है, जबकि कैल्सिनी का मूल्य केवल 30 बिलियन है। बेशक यह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल की आंतरिक कीमत है। बाहर की कीमत बहुत ज्यादा है। ड्रैगन का खून कैल्सिनी से थोड़ा अलग होता है। ताकत जितनी ज्यादा होगी, ड्रैगन ब्लड का असर उतना ही कमजोर होगा। ताकत जितनी कम होगी, ड्रैगन ब्लड का असर उतना ही ज्यादा जाहिर होगा। एक योद्धा स्तर का योद्धा कमजोर होने के बावजूद ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को चौगुन भी कर सकता है। कैल्सिडोनी से ताकत 10,000 किलोग्राम तक बढ़ सकती है। चाहे आप योद्धा हों, सेनापति हों या युद्ध के देवता, इसे लेने के बाद आप अपनी ताकत 10,000 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं। बेशक यह युद्ध के देवता से परे प्राणियों के खिलाफ बेकार है और दूसरी बार इस्तेमाल करने पर असर बहुत कम हो जाएगा, इसलिए आमतौर पर एक बार इस्तेमाल ही काफी होता है। ड्रैगन रक्त और कैल्सिनी को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन रक्त के प्रभाव को बढ़ाता है। वांग यी ने पलकें झपकाईं। वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। उसका वास्तविक शारीरिक विकास स्तर केवल प्राथमिक योद्धा स्तर पर है और उसकी ताकत लगभग 8,000 किलोग्राम है। यदि आप ड्रैगन के रक्त का उपयोग करके इसकी मात्रा को चौगुन कर दे तो यह 32,000 किलोग्राम हो जाएगी। मानसिक शक्ति में सुधार और कैल्सिनी के 3 गुना सुधार के साथ मुझे नहीं पता कि अंत में मेरी शारीरिक फिटनेस में किस हद तक सुधार होगा। वांग यी ने अपने विचारों को एकत्रित किया, खुद को शांत किया और बॉक्स में रखी 2 वस्तुओं की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। आइए शुरू करें। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन कसकर बंद तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे एक क्लिक की आवाज के साथ खुला और एक काले बालों वाला, तांबे जैसी त्वचा, मजबूत मांसपेशियों और मजबूत शरीर वाला लड़का बाहर निकला। वह पहले से ज्यादा लंबा और दुबला पतला लग रहा था और उसका चेहरा, जिस पर पहले बचपन का सा आभास था, अब परिपक्व हो गया था। वांग यी ने अपने हाथों की ओर देखा, वह असहाय महसूस कर रहा था। ड्रैगन रक्त ने वास्तव में मेरी शारीरिक फिटनेस में काफी सुधार किया है, लेकिन मेरी त्वचा का रंग भी बदल गया है। वांग यी को बिना आईने में देखे ही पता चल जाता है कि अब वह कैसा दिखता है। हालांकि वांग यी की शारीरिक फिटनेस में भी असाधारण सुधार हुआ है। अपने भौतिक शरीर के अलावा वांग यी की मानसिक शक्ति भी बहुत मजबूत हो गई है। वांग यी जब सामान लेकर वापस आया तो अभी दोपहर ही थी, लेकिन जब वह तहखाने से बाहर आया तो बत्तियां जल चुकी थीं। प्रशिक्षण शिविर अंधेरे में डूबा हुआ था और बीच में एक ऊंची मीनार थी। जियोचोंगलोंग की 5वीं मंजिल पर एक छोटा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल। सफेद प्रशिक्षण पोशाक पहने, कांस्य रंग की त्वचा और वीरतापूर्ण काले बालों वाला एक युवक शांत भाव और गहरी आंखों के साथ पंचिंग बल परीक्षण मशीन के सामने खड़ा था। मुझे देखना है कि ड्रैगन रक्त, कैल्सिनी और मानसिक शक्ति से रूपांतरित और मजबूत होने के बाद मेरी शारीरिक फिटनेस कितनी दूर तक पहुंच सकती है। वांग यी एक कदम पीछे हटा, गहरी सांस ली और अचानक उसकी मांसपेशियों की ताकत फूट पड़ी। उसने कोई बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ शुद्ध पार्श्विक बल का प्रयोग किया। उसकी मुट्ठी एक ऐसी प्रतिबिंब में बदल गई जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था और उसने ध्वनि अवरोध को तुरंत तोड़ दिया और काली मुट्ठी वाले लक्ष्य पर जोर से प्रहार किया। टकराना। विशेष सामग्रियों से बना काला मुट्ठी लक्ष्य, जो 1 मिलियन किलोग्राम से अधिक के युद्ध देवता के बल का सामना कर सकता है, हिंसक रूप से कांप उठा और मुट्ठी बल परीक्षण मशीन की स्क्रीन पर संख्याओं की एक श्रृंखला उभर आई। 2,16,725 किलोग्राम। यह सही है। वांग यी ने बिना किसी तकनीक का उपयोग किए अपने शरीर का उपयोग किया और 210,000 किलोग्राम के बल के साथ बाहर आ गए। हालांकि वांग यी मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने यह संख्या देखी तो वे आश्चर्यचकित और खुश हुए बिना नहीं रह सके। वांग यी के दिमाग में गहरे सुनहरे रंग का गोला अनजाने में ही चकनाचूर हो गया जब उसने तहखाने में उसे मजबूत करने के लिए ड्रैगन के खून और कैल्सिनी का इस्तेमाल किया। प्राथमिक युद्ध देवताओं की सीमा 64,000 किलोग्राम से 128,000 किलोग्राम है। मध्यम स्तर के युद्ध देवताओं के लिए सीमा 128,000 किलोग्राम से 256,000 किलोग्राम है। उच्च स्तरीय युद्ध देवताओं के लिए सीमा 256,000 किलोग्राम से 512,000 किलोग्राम है। अब वांग यी की शारीरिक शक्ति पूरी तरह से मध्यवर्ती युद्ध देवता स्तर तक पहुंच गई है। यह उच्च युद्ध देवता स्तर के भी करीब है और उसकी मानसिक शक्ति एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता के चरम स्तर तक भी पहुंच गई है।
लेकिन वांग यी यह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके मजबूत होने से पहले उनके शरीर का विकास स्तर केवल लगभग 8000 किलोग्राम था। दूसरे शब्दों में उनके शरीर के विकास का वास्तविक स्तर वर्तमान में लगभग 72,000 किलोग्राम है। अर्थात ड्रैगन रक्त, कैल्सेनी और मानसिक शक्ति, इसमें लगभग 63,000 किलोग्राम की वृद्धि हुई। बेशक ड्रैगन रक्त के कुछ प्रभाव अभी भी उसके शरीर में बने हुए हैं और वह इसे धीरे धीरे अवशोषित करना जारी रख सकता है, जिससे उसकी साधना की गति बढ़ जाती है। वह गहरा सुनहरा गोला जिसने मानसिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा को संघनित किया था, अभी अभी चकनाचूर हुआ था और मानसिक शक्ति में भी निरंतर तीव्र वृद्धि का दौर आएगा। बेशक यह शुरुआत में आय उछाल जितना बड़ा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वांग यी की शारीरिक फिटनेस अब उच्च युद्ध देवता स्तर के करीब है और मानसिक शक्ति उच्च युद्ध देवता शिखर के करीब है। युद्ध के देवता के ग्रह स्तर को पार करने के अलावा यह कहा जा सकता है कि वह युद्ध के देवता के बीच लगभग अजेय है। 1 जुलाई को वांग यी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और यह खबर तुरंत एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल द्वारा फैला दी गई। हर बल पहले से ही जानता है कि नई प्रतिभा वांग यी को एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल द्वारा भर्ती किया गया है और भविष्य में स्कूल का मुख्य सदस्य बनना तय है। अप्रैल में वांग यी एक साधारण छात्र था जिसने अभी तक कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी। उसकी भयावह उन्नति की गति वाकई चौंकाने वाली है। सभी दलों ने एक बार फिर वांग यी पर अपना ध्यान बढ़ा दिया है। 2 जुलाई एक सम संख्या है जिस दिन वांग यी राक्षसों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षण शिविर में गए थे। प्रशिक्षण शिविर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक परित्यक्त शहर है जिसका कोड नाम 1001 है। एक उच्च स्तरीय पशु सेनापति स्तर के राक्षस ओमास के सिर पर प्रकाश की एक किरण चमकी और एक झोंके के साथ वह उसके सिर के पीछे से प्रवेश कर गई, जिससे एक लाल और सफेद रक्त पुष्प निकला। राक्षस जो सीधा खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था लेकिन वास्तव में 2 मंजिल ऊंचा था, उसने अपना शरीर हिलाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धूल का गुबार उड़ गया। उसके बगल में एक जीर्ण शीर्ण व्यावसायिक इमारत में वांग यी धीरे धीरे बाहर चला गया। वूश! एक उड़ता हुआ चाकू चक्कर लगाता हुआ बड़ी चतुराई से वांग यी की जांघ पर छिपे हथियार के थैले में वापस घुस गया। अपनी पीठ में 2 तलवारें गड़ाए वांग यी मारे गए राक्षस के शरीर के पास पहुंचा, अपनी पीठ पर फैला हुआ लड़ाकू बैग नीचे रखा और सामान इकट्ठा करने लगा। अभिजात वर्ग प्रशिक्षण शिविर में ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग अंकों के आधार पर निर्धारित की जाती है। अंक युद्ध अंक को लड़ाकू शक्ति आयाम से गुना करने के बराबर होते हैं। युद्ध अंक शिकार किए गए राक्षसों के स्तर के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। राक्षस का स्तर जितना ऊंचा होगा, आपको उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। हालांकि प्रशिक्षु केवल प्रशिक्षण शिविर में निर्दिष्ट स्थानों पर ही शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षु लॉर्ड स्तर के राक्षसों का शिकार नहीं करते थे, क्योंकि अगर वे 2 से ज्यादा लॉर्ड स्तर के राक्षसों का शिकार करते तो उन्हें युद्ध देवता माना जाता और उन्हें प्रशिक्षण शिविर से जल्दी स्नातक होना पड़ता। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए प्रशिक्षु आमतौर पर जनरल स्तर के राक्षसों का शिकार करना चुनते थे। वांग यी की वर्तमान ताकत के साथ इन राक्षसों का शिकार करना स्वाभाविक रूप से आसान है। एक मानसिक गुरु की शिकार करने की क्षमता उसी स्तर के योद्धा की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। लेकिन अगर आपका सामना वांग यी के राक्षस से हो जाए तो आप चाहकर भी बच नहीं सकते। वांग यी की वर्तमान ताकत पूरे प्रशिक्षण शिविर में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में उनकी पहचान के साथ वह स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी युद्ध अंक अर्जित कर लेते हैं। विषम संख्या वाले लोग प्रशिक्षण शिविर में अध्ययन और अभ्यास करते हैं, जबकि सम संख्या वाले लोग जंगल में राक्षसों का शिकार करके अपने कौशल को निखारते हैं। शाम को मैं परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करता हूं। एक एक करके दिन ऐसे ही नीरस ढंग से बीतते गए। वांग यी एक बार प्राचीन सभ्यता के गुरुत्वाकर्षण कक्ष में भी गए, जो पूरे प्रशिक्षण शिविर में एकमात्र था। पहले महीने में उन्हें गुरुत्वाकर्षण कक्ष में केवल 1 घंटे का प्रशिक्षण मिला। वह वास्तव में पृथ्वी की नकल करने वाले गुरुत्वाकर्षण कक्षों में गए, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी। वांग यी की शारीरिक फिटनेस में भी लगातार सुधार हो रहा है। पढ़ाई, अभ्यास, राक्षसों का शिकार और आराम, यही वांग यी के प्रशिक्षण शिविर के दिन हैं। हालांकि ये दिन उबाऊ और नीरस होते हैं, फिर भी ये वांग यी को बहुत संतुष्टि का एहसास दिलाते हैं। यहां तक कि प्रशिक्षण शिविर में भी वह हर दिन इंटरनेट के माध्यम से अपने परिवार और दोस्तों से मिल सकता है, इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। वांग यी अभी भी अवसर आने का इंतजार कर रहे हैं और ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में उनकी रैंकिंग भी तेजी से बढ़ रही है। पहले महीने के मध्य में युद्ध अंक अर्जित करने में उनकी कुशलता और पहले से ही उच्च लड़ाकू शक्ति के कारण उनकी रैंकिंग अचानक शीर्ष 20 में पहुंच गई और ऊपर की ओर बढ़ने की गति निरंतर जारी है। पूरा प्रशिक्षण शिविर स्तब्ध रह गया। यद्यपि अन्य सभी ने राक्षसों का शिकार करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि वे वांग यी की तरह तेजी से युद्ध अंक अर्जित नहीं कर सकते थे। वांग यी, जो पहले से ही अभिजात प्रशिक्षण शिविर में एक सेलिब्रिटी बन चुके थे, कुछ समय के लिए शहर में चर्चा का विषय बन गए। लेकिन वांग यी के लिए इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। यद्यपि उसकी युद्ध शक्ति का आयाम अपेक्षाकृत कम शक्ति स्तर के कारण अभिजात प्रशिक्षण शिविर के शीर्ष छात्रों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वह युद्ध अंक अर्जित कर सकता है और राक्षसों का शिकार करने में उच्च स्तरीय युद्ध देवता और शीर्ष आध्यात्मिक गुरु की गति के साथ अंतर को पूरा कर सकता है। ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग सूची तो कुछ भी नहीं है।
वांग यी को ज्यादा चिंता 1 अगस्त को ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में होने वाले जीवन मरण के रोमांच की है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में रहस्यमयी कोहरा द्वीप है जिसकी वांग यी को बहुत परवाह है। एक चौंकाने वाला दिन आ गया है। जुलाई के आखिरी दिन ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में वांग यी की रैंकिंग 5वें स्थान पर तय की गई थी। हालांकि यह गति पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जब वांग यी वास्तव में पहले महीने में ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गए, तब भी इसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। वांग यी के नाम से पूरी दुनिया एक बार फिर उथल-पुथल में थी। मुझे नहीं पता कि कितने संगठन वांग यी की जानकारी और उसके रहस्यों का अध्ययन करने के लिए अपना दिमाग खपा रहे हैं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि राक्षसों का शिकार करने में वांग यी की गति इतनी तेज है कि वह एक मानसिक व्यक्ति हो सकता है। अन्यथा इतने कम समय में प्रशिक्षण शिविर में उन शीर्ष स्तरीय अनुभवी प्रतिभाओं को पार करना और पहले महीने में ब्लैक ड्रैगन रैंकिंग में अभूतपूर्व 5वें स्थान पर पहुंचना असंभव होगा। दुनिया के नंबर 1 प्रशिक्षण शिविर के रूप में कुलीन प्रशिक्षण शिविर मनोविज्ञान के बिना नहीं है, लेकिन उनके पास वांग यी के रूप में ऐसा भयानक शिकार रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए कई लोग आसानी से निष्कर्ष का पालन करके निष्कर्ष पर आ सकते हैं, वांग यी की वर्तमान शारीरिक फिटनेस और मानसिक शक्ति शायद बहुत अधिक है। वह निश्चित रूप से युद्ध के देवता के स्तर तक पहुंच गया है, शायद युद्ध के उच्च स्तरीय देवता तक भी। वांग यी को बाहरी अटकलों और अफवाहों की परवाह नहीं है, क्योंकि अब उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत है। इसके अलावा एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के समर्थन से उन्हें अन्य ताकतों द्वारा परेशानी पैदा करने की कोई चिंता नहीं है। एकमात्र बात जो उन्हें परेशान कर रही थी, वह यह थी कि उन्होंने मालिक होंग से मार्गदर्शन लेने के लिए जुलाई में 1 से अधिक बार आवेदन किया था, लेकिन प्रत्येक आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था और रोक दिया गया था कि मालिक एकांतवास में हैं। वांग यी को इंतजार करना जारी रखने दें और संग्रहालय मालिक स्वाभाविक रूप से बाहर आने पर जवाब देगा। होंग ठीक है, यहां तक कि थोर भी वैसा ही है। वांग यी यह सोचकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका कि वे वास्तव में पृथ्वी पर 2 सबसे मजबूत मार्शल आर्ट कट्टरपंथी थे। देखो, वो ट्रेनिंग में कितनी मेहनत करता है, यही वजह है कि वो इतना ताकतवर बन पाता है। वांग यी को लगता है कि उन्हें भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, साइन इन करने के लिए स्थान की तलाश जारी रखें। 1 अगस्त की सुबह का समय था। 9 मंजिला इमारत के सामने घास के मैदान में 193 प्रशिक्षु इकट्ठा हुए थे। राक्षसों के शिकार के दौरान हताहतों और स्नातकों की संख्या के कारण प्रशिक्षुओं की संख्या में बार-बार बदलाव होता रहता था। वे छोटे-छोटे समूहों में बातें कर रहे थे। सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, उनके हाथों में बैग और हथियार थे, क्योंकि आज उनके जीवन और मृत्यु के साहसिक कार्य का दिन था। वांग यी भी उनमें से एक था। उसने ग्रे काले और लाल रंग की एसएस स्तर की लड़ाकू वर्दी पहनी हुई थी, जो उसे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल ने दी थी। जमीन पर 2 एसएस स्तर के फ्लोइंग फायर ब्लेड, उसकी पीठ पर एक लड़ाकू बैग और एक छिपे हुए हथियार बैग में रखे 16 विशेष रूप से तैयार एसएस स्तर के फेंकने वाले चाकू रखे थे। वह घास पर बैठा था और उन अन्य प्रशिक्षुओं से बातें कर रहा था जो इस महीने उससे परिचित हुए थे। वांग यी, क्या तुम चाहते हो कि ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पहुंचने पर हम साथ मिलकर काम करें? शी जियांग ने पूछा। वांग यी के एक मानसिक गुरु होने की खबर प्रशिक्षण शिविर में आग की तरह फैल गई थी और सभी को यह बात पता थी। इसके अलावा वांग यी का आगे आकर सफाई देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अब सभी को पता चल गया था कि वांग यी एक मानसिक गुरु थे। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर प्रशिक्षण 1 महीने तक चलता है और अत्यंत खतरनाक होता है, इसलिए छात्र स्वाभाविक रूप से मजबूत साथियों के साथ टीम बनाना चाहते हैं, जो अधिक सुरक्षित होता है। ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि पर प्रशिक्षण शिविरों में अधिकांश प्रशिक्षुओं के लिए यही सबसे आम गतिविधि का तरीका है। आखिरकार, प्रशिक्षण शिविर में केवल कुछ ही शक्तिशाली प्रशिक्षु अकेले काम कर सकते हैं। माफ करना, वरिष्ठ भाई शी जियांग, मैं अकेले ही काम करना चाहता हूं। यह पहला व्यक्ति नहीं था जिसने वांग यी से टीम बनाने के लिए कहा था, लेकिन इस बार भी वांग यी ने बहुत स्पष्ट रूप से मना कर दिया। वह किरिशिमा को खोजने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप जा रहा था, तो वह प्रशिक्षण शिविर में इन प्रशिक्षुओं के साथ कैसे रह सकता था? यदि आप चुपचाप धन कमाना चाहते हैं, तो बेशक आप अकेले ही ऐसा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, अफ्रीका का सहारा और दक्षिण अमेरिका का अमेज़न दुनिया के 3 सबसे खतरनाक स्थानों के रूप में जाने जाते हैं। महानिर्वाण युग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पूरी तरह से राक्षसों से आबाद था। अब वहां केवल अनंत राक्षस हैं, कोई मनुष्य नहीं। परंपरा के अनुसार वांग यी और अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर के छात्र अगस्त में 1 महीने तक चलने वाले जीवन मरण के साहसिक कार्य के लिए ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर जाएंगे। उस दिन सुबह 9 बजे विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर के 183 प्रशिक्षु और 1 दर्जन से अधिक अग्रणी शिक्षक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए रवाना होने वाले एक यात्री विमान में सवार हुए। अपराह्न 3:10 बजे यात्री विमान ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के मैदान में उतरा। जैसे ही उड़ता हुआ यात्री विमान प्रकाश की एक किरण में बदल गया और क्षितिज में गायब हो गया, इसने जीवन मरण के साहसिक सफर की आधिकारिक शुरुआत को भी चिन्हित किया। एक टीम में शामिल होने के कई निमंत्रणों को अस्वीकार करने के बाद वांग यी ने दिशा निर्धारित की और सीधे पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ गए। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप आने से पहले वांग यी ने अपना होमवर्क किया था और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की सारी भौगोलिक जानकारी इकट्ठी की थी। छांटने और गणना करने के बाद उसे वह जगह मिल गई जो वह चाहता था।
यद्यपि संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप विशाल है, लेकिन वांग यी ने खोज क्षेत्र को पहले ही निर्धारित कर लिया था, जिससे खोज बहुत आसान हो गई। माका वांग यी पूरी तरह से बिजली की चमक में बदल गया और 5 या 600 मीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से जमीन पर आगे बढ़ने लगा। अक्सर वांग यी के गुजरने के बाद अगले ही पल उसी स्थान पर तेज गैस विस्फोट की आवाज सुनाई देती थी। वांग यी उड़ने को तैयार नहीं था, उसे डर था कि वह आकाश में शक्तिशाली उड़ने वाले राक्षसों को आकर्षित करेगा, जो जमीन पर राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक परेशानी पैदा करेंगे। वांग यी ने 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली की गति से गाड़ी चलाई और अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले इलाके की स्थिति की पुष्टि करने के लिए कई बार रुके। यह एक झील थी जिसका दायरा 100 मील था। आगे की झील अंतहीन घने कोहरे से पूरी तरह ढकी हुई थी और झील के बीच में जितना अंदर जाते कोहरा उतना ही घना होता जाता। युद्ध के देवता की दृष्टि भी मुश्किल से 100 मीटर तक देख पा रही थी। अजीब बात यह है कि झील के किनारे पर कोहरा बहुत हल्का है, लेकिन झील के बगल की जमीन पर बिल्कुल भी कोहरा नहीं है। स्विश! प्रकाश की एक धारा हवा को चीरती हुई झील के बाहर रुक गई और एक काले बालों वाले लड़के की आकृति में जम गई। यह सही है, झील, कोहरा, यही है। वांग यी अपनी आंखों में खुशी दिखाए बिना नहीं रह सका। झील रहस्यमयी और शांत है। झील पर अंतहीन कोहरा छाया रहता है, लेकिन झील के किनारे कोई कोहरा नहीं है। यह बहुत अजीब है। किरिशिमा अंदर है। वांग यी ने गहरी सांस ली। फुफ! वांग यी की पीठ में धंसी 2 जलती हुई तलवारें उड़कर वांग यी के सामने मंडराने लगीं। वांग यी ने एक तलवार पर पैर रखा और हवा में तैरने लगा। वांग यी जानता था कि धुंधली झील में बड़ी संख्या में प्रभु स्तर के राक्षस मौजूद हैं। उसका लक्ष्य किरिशिमा था, इसलिए उन्हें उकसाने की कोई जरूरत नहीं थी। टहलना! वांग यी की आंखें चमक उठीं। उसकी मानसिक शक्ति से प्रेरित होकर एक शक्तिशाली शक्ति ने उसके पैरों के नीचे बहती अग्नि तलवार पर काम किया। अगले ही पल वांग यी का चेहरा धुंधला गया और वह आकाश में तेजी से भागा, मानो रोलर कोस्टर पर सवार होकर आकाश में उड़ रहा हो। यह 1000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ गया और फिर रुककर जमीन पर फैले अंतहीन सफेद कोहरे को देखने लगा। अब झील में मौजूद वे राक्षस मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना? यदि उनकी मानसिक शक्ति और उड़ने की क्षमता न होती, तो वांग यी के लिए 100 मील के दायरे वाली इस झील के माध्यम से किरिशिमा को ढूंढना बहुत मुश्किल होता। झील में अनगिनत खतरनाक भगवान स्तर के राक्षस हैं। यहां तक कि एक साधारण उच्च स्तरीय युद्ध देवता भी अगर अंदर चला जाए तो उसकी मृत्यु का खतरा हो सकता है। यदि मूल उपन्यास में लियाओ को ब्लैक गॉड सूट द्वारा संरक्षित नहीं किया गया होता, तो संभवतः वह झील में मर गया होता। वांग यी हवा में लटके हुए थे, अपनी दूर कौशलता से दोनों तलवारों को नियंत्रित कर रहे थे और झील के केंद्र की ओर सावधानीपूर्वक उड़ रहे थे। हालांकि मूल कथानक के माध्यम से उन्हें किरिशिमा की गहरी समझ पहले से ही थी, लेकिन कथानक तो कथानक है और वास्तविकता तो वास्तविकता है। वांग यी इस वजह से लापरवाह या बहकने वाले नहीं होंगे। क्या होगा यदि झील में राजा स्तर का कोई राक्षस पैदा हो जाए और वह वांग यी को आते हुए देख ले? और सबसे खतरनाक जगह तो झील के बीचों बीच बना एक द्वीप है। इसके नीचे 2 महादैत्य छिपे हैं, टेंटेकल बीस्ट किंग और मोनवाइन। वांग यी की वर्तमान ताकत को देखते हुए यदि वह वास्तव में उन्हें डरा दे तो यह बहुत खतरनाक होगा। स्वेलो स्टार की मूल कहानी में मोनवाइन सबसे पहले दिखाई दी, उसके बाद टेंटेकल बीस्ट किंग। दोनों राक्षसों का निर्माण बाबाटा ने किया था, जो किरिशिमा पृथ्वी के नीचे गहराई में दबे एक बुद्धिमान प्राणी थे और उन्होंने मुया क्रिस्टल नामक एक अनोखे ब्रह्मांडीय खजाने का उपयोग किया था। हालांकि वांग यी थोड़ा हैरान था, मोनवाइन और टेंटेकल बीस्ट किंग शांतिपूर्वक एक साथ कैसे रह पाए? क्या ऐसा हो सकता है कि मोनवाइन को होंग ने छीन लिया हो, जिससे बाबाटा ने एक और टेंटेकल बीस्ट बनाया हो? इतने वर्षों तक इस दुनिया की यात्रा करने के बाद वांग यी मूल कथानक के कुछ विवरणों को बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके अनुमान के अनुसार स्थिति समान होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस समय किरिशिमा में केवल एक ही मोन बेल चुपचाप बढ़ रही है। दरअसल मोन बेल की आक्रामकता बहुत ज्यादा नहीं है, यह बहुत गहराई में छिपी होनी चाहिए। अगर उस आइसबर्ग गार्ड ने अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल करके इसके अस्तित्व का पता न लगाया होता और इसे नाराज न किया होता, तो शायद बाद में इतनी सारी घटनाएं न घटित होती। वांग यी ने मन ही मन सोचा। अन्यथा लुओ फैंग और ली याओ का गिरोह द्वीप पर एक दूसरे से लड़ रहे थे, पौधों और पेड़ों की आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद ले रहे थे, लेकिन मोन टैंग दिखाई नहीं दिया। जब तक आइसबर्ग गार्ड्स, जिनके पास विशेष वनस्पति जीवन की खोज करने की क्षमता थी, वहां नहीं पहुंचे, तब तक उन्होंने गलती से मोन टैंग को क्रोधित नहीं किया, जिसके कारण वह भाग गया और अराजकता फैल गई। तो मैं किरिशिमा में साइन इन करूंगा, कुछ पौधे चुनूंगा और चला जाऊंगा। सब ठीक रहेगा, है ना? वांग यी ने नीचे घने सफेद कोहरे को देखते हुए आशा से सोचा। आकाश में वांग यी एक महान अमर की तरह तलवार पर उड़ रहा था। कोहरा बहुत घना था और वांग यी अपनी आंखों से भी लगभग 200 मीटर ही देख पा रहा था। अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करने पर भी वह लगभग उतनी ही दूरी तक देख पा रहा था। जब वह झील के केंद्र में पहुंचे तो वांग यी को अपनी ऊंचाई कम करनी पड़ी। 200 मीटर की ऊंचाई लगभग सही होगी। इस ऊंचाई पर वांग यी झील को मुश्किल से देख पा रहा था, उसे इस बात की चिंता भी नहीं थी कि कहीं झील में मौजूद राक्षस उस पर अचानक हमला न कर दें। विशाल झील सफेद धुंध, लहराते जलीय पौधों और उफनते पानी से भरी हुई थी। बीच बीच में दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती थीं और कोई नहीं जानता था कि वहां कितने राक्षस थे। टकरा जाना। 100 मीटर से अधिक लंबा, काले और बैंगनी रंग के शल्कों से ढका हुआ तथा पानी की टंकी से भी मोटा एक अजगर जैसा प्राणी झील से निकला, जिससे एक विशाल लहर उत्पन्न हुई।
वांग यी ने ठंडे मन से देखा और झील के केंद्र की ओर उड़ता रहा। धुंध भरी झील में रहने वाले ये राक्षस उनकी यात्रा का लक्ष्य नहीं है। इस प्रक्रिया के दौरान वांग यी पर झील के राक्षसों ने कई बार हमला किया, लेकिन उसने उन सभी को उड़ते हुए चाकुओं से हल कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा और खोज जारी रखी, जल्द ही वांग यी की नजर में एक द्वीप दिखाई दिया। यह एक ऐसा द्वीप था जहां हरियाली थी, धुंध छाई हुई थी और सन्नाटा छाया हुआ था। वांग यी चुपचाप हवा में मंडराता रहा और उस रहस्यमय और शांत द्वीप को कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर उड़ गया। इस दौरान उसका मन पूरी तरह सतर्क रहा। वांग यी आसमान से नीचे उतरे, उनके लड़ाकू जूते धीरे धीरे नर्म रेत पर चल रहे थे। साइन इन करें। वांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरा साइन इन पैनल खोला। जैसे ही प्रतीकात्मक रूप से सुनहरी रोशनी जगमगा उठी, वांग यी ने फिर से सुंदर आवाज सुनी। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, एक मोहन बेल का पौधा। मोहन बेल के पौधे को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। वांग यी ने भौहें चढ़ाई। वह देख सकता था कि सुनहरे साइन इन पैनल के नीचे एक अतिरिक्त डिस्प्ले था। यह एक ग्रिड जैसी जगह थी और उसमें से एक जगह पर लौकी की बेल जैसा एक पौधा चुपचाप रखा हुआ था, जो लगभग 2 मीटर लंबा था। यह माउंटेन अंकुर है। मोहन बेल ब्रह्मांड में एक अत्यंत लोकप्रिय पौधा है और कुछ शक्तिशाली लोगों और उनके अनुयायियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ब्रह्मांड में मोहन बेल का मूल्य अत्यंत आश्चर्यजनक है। साधना प्रक्रिया के दौरान मोहन बेल का विकास जारी रहता है और यह और भी मजबूत हो जाती है। विकसित मोहन बेल का उपयोग शरीर की रक्षा के लिए या दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, जिससे यह सबसे अच्छा साथी बन जाता है। मोहन बेल के लिए कई विकासवादी पथ हैं, जो मुख्य रूप से इसके द्वारा अवशोषित किए जाने वाले विभिन्न खजानों से संबंधित हैं। यदि इसे पृथ्वी पर रखा जाए तो यह केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ही अवशोषित कर सकेगा तथा अधिक से अधिक 7वें या 8वें ग्रह स्तर पर ही रहेगा। और यदि आप इसे सभी प्रकार के कीमती खजाने से खिलाते हैं तो आप अमर भी हो सकते हैं, लेकिन कीमत बहुत चौंकाने वाली है। वांग यी को मोन टैंक के बारे में जानकारी याद आई। विस्टेरिया आइलैंड में मोन टैंक के साथ साइन इन करना उनके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। वांग यी ने असहायता का भाव प्रदर्शित किया। अफसोस की बात है कि यह तो बस एक अंकुर है। इसे ग्रह स्तर तक पहुंचने में शायद बहुत समय लगेगा, जब तक विकास दर बढ़ाने के लिए मूल या क्रिस्टल जैसे अनमोल खजाने न हों। इसके अलावा मोन टैंक की साधना इतनी आसान नहीं थी। मार्गदर्शन के अभाव में वांग यी भी इस मामले में उलझन में था, लेकिन कुछ न होने से तो यह होना ही बेहतर है। वांग यी ने गहरी सांस ली और सफेद धुंध में लिपटे द्वीप की ओर फिर से देखा, जो एक प्राचीन आदिम जंगल की तरह शांत और घने जंगलों से भरा हुआ था। वांग यी को पता था कि इस द्वीप पर पौधों और पेड़ों की कई आत्माएं उग रही हैं। इस दुनिया में वनस्पति आत्माओं की उत्पत्ति पर कोई आम सहमति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वे विशेष उत्परिवर्तनों का परिणाम हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वे ब्रह्मांड से विशेष ऊर्जाओं को अवशोषित करने के बाद विकसित हुए हैं। संक्षेप में, कई अलग अलग राय हैं, लेकिन कोई एक निश्चित निष्कर्ष नहीं है। हालांकि एक बात तो तय है, पौधों के रूपांतरित होने के बाद वे पौधे की आत्माएं बन जाते हैं, जो तब तक कोई खतरा पैदा नहीं करेंगी जब तक आप उनके करीब न जाएं। इसके अलावा प्रत्येक पौधे की आत्मा में स्वर्ग और पृथ्वी का सार होता है और उसके विशेष प्रभाव होते हैं। लेकिन वांग यी जानता था कि तथाकथित पेड़ों और पेड़ों की आत्माएं असल में बाबाटा का काम थी, जो एक बुद्धिमान जीव था जो युन्मो अंतरिक्ष यान में रहता था, जो किरिशिमा में 50,000 सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। बाबाटा का मालिक एक शक्तिशाली अमर प्राणी था, लेकिन उसकी आत्मा को उसके दुश्मनों ने मार डाला और अंततः वह धरती पर गिर पड़ा। अंतरिक्ष यान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे शुरू नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे जमीन के नीचे ही रहना पड़ा। युन्मो स्टार की सेनाएं भी पूरी तरह नष्ट हो गईं। पृथ्वी बच गई क्योंकि बाबाटा के स्वामी ने अपनी मृत्यु से पहले एक शक्तिशाली अंतरिक्ष रहस्य का जाप किया था ताकि अंधेरे ब्रह्मांड के निर्देशांकों को छिपाया जा सके, जिससे बाहरी लोगों के लिए उस तारा क्षेत्र का पता लगाना असंभव हो गया जहां पृथ्वी स्थित है। बाबाटा की इच्छा अपने मृत स्वामी के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी खोजने की है, और इस उत्तराधिकारी के पास आध्यात्मिक गुरु के रूप में अत्यंत उच्च प्रतिभा होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो पर्याप्त उच्च मस्तिष्कीय चौड़ाई होनी चाहिए। मूल कथानक में लुओ फैंग के मस्तिष्क की चौड़ाई 21 जितनी है, पृथ्वी पर सभी लोगों में सबसे ज्यादा, इसलिए उसे बाबाटा ने युन्मो स्टार का उत्तराधिकारी चुना। यह कहने के बाद एक बुद्धिमान जीव के रूप में बाबाटा अनिवार्य रूप से एक आभासी अस्तित्व है। बिना किसी उपकरण के उसके लिए अंतरिक्ष यान से अकेले बाहर निकलना मुश्किल है। अपने गुरु के लिए शिष्यों का चयन करने के लिए मानव निर्वाण की अवधि के दौरान जब शक्तिशाली मनुष्य प्रकट हुए तो बाबाटा ने एक मोन बेल का बीज फेंका और मोन बेल को 3 लकड़ी के क्रिस्टल खिलाए, जिससे उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। इसी समय 2 लकड़ी के क्रिस्टल को पीसकर पाउडर बना दिया गया, जिसे कुछ पौधों और पेड़ों ने अवशोषित कर लिया, जिससे तथाकथित पौधों और पेड़ों की आत्माएं बन गईं। यही वजह है कि किरिशिमा इतना शांत है। यहाँ बड़ी संख्या में पौधों और पेड़ों की आत्माओं के अलावा एक भयानक मोन बेल भी है। अन्य झीलों के राक्षस ऊपर जाने का साहस ही नहीं कर पाते। आज भी पृथ्वी पर होंग और थंडर गॉड के अलावा कोई अन्य शक्तिशाली मनुष्य इस मोन वाइन का मुकाबला नहीं कर सकता। वांग यी ने मन ही मन सोचा। अब मोन बेल को भड़काने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह उसे हरा नहीं सकता था। बाबाटा जिस अंतरिक्ष यान पर सवार है, वह किरिशिमा के नीचे कई हजार मीटर गहराई में जमीन में दबा है।
वह भी छिपा हुआ है। अगर बाबाटा न चाहे तो अंतरिक्ष यान का पता लगाना नामुमकिन है। जब तक बाबाटा को यह नहीं लगता कि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो अपने स्वामी की विरासत को आगे बढ़ा सकता है, तब तक वह उसे अपने अधीन कर सकता है। ग्रे, काले और लाल रंग की लड़ाकू वर्दी पहने वांग यी बड़े पेड़ों से घिरे जंगल में सावधानी से चल रहे थे। उनका लक्ष्य लियू मुक्सिन के 10,000 वर्ष हैं। अब प्रशिक्षण शिविर में 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद वांग यी की शारीरिक फिटनेस में सुधार हुआ है और उनका वजन 100,000 किलोग्राम हो गया है। 1 महीने में ताकत लगभग 30,000 किलोग्राम बढ़ गई। औसतन प्रतिदिन 1,000 किलोग्राम वजन बढ़ाना एक भावी योद्धा की शारीरिक फिटनेस के बराबर है। इस साधना की गति को अद्भुत कहा जा सकता है। विलो हॉट की खोज करने का कारण सबसे पहले इसकी स्पष्ट विशेषताओं और आसान खोज के कारण था, और दूसरा क्योंकि यह पौधे की आत्मा के रिशिमा में एकमात्र थी जो सीधे और हानिरहित रूप से शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकती थी और उपयोग की विधि ज्ञात थी। साधारण 1000 साल पुराने विलो वुड हॉट लेने के बाद एक तो यह मानव कोशिकाओं की गतिविधि को बहुत बढ़ा सकता है और शरीर की रिकवरी गति को कई गुना बढ़ा सकता है। दूसरा, शारीरिक फिटनेस में उछाल आएगा। वांग यी ने मूल पुस्तक में कथानक और 1000 साल पुराने विलो वुड हॉट के विवरण को याद किया। जहां तक अधिक शक्तिशाली 10,000 ईयर विलो हॉट की बात है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से अधिक जादुई और शक्तिशाली है। हालांकि मूल उपन्यास में ब्लैक गॉड सूट पहने एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता लियाओ वान नियान लियूमुशिन को हराने में असमर्थ रहे और लगभग वहीं मर गए। वांग यी भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्या वह वान नियान लियूमुशिन को मार पाएंगे। मेरी शारीरिक क्षमता अब एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच गई है। 2.1 गुना बल बढ़ने के साथ मेरी ताकत 600,000 किलोग्राम से भी ज्यादा हो गई है। मेरी तलवारबाजी और शरीर कौशल दोनों ही सर्वोच्च स्तर के हैं। मुझे इस 10,000 साल पुराने लियू मुक्सिन से निपटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे पास मानसिक शक्ति भी है। वांग यी मन ही मन आश्वस्त था। मानसिक टेलीकिनेसिस वांग यी का असली तुरुप का पत्ता है। जब वानियान लियू मुक्सिन ने वांग यी का सामना किया तो यह एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय युद्ध देव योद्धा और युद्ध देवताओं के बीच लगभग अजेय आध्यात्मिक गुरु का सामना करने के बराबर था। बेशक ब्लैक गॉड सूट की सुरक्षा के बिना वांग यी की अपनी रक्षा बहुत कमजोर है, और एक बार जब वह उलझ जाता है और फंस जाता है तो वह खतरे में पड़ जाएगा। मुझे बस 10,000 साल पुराना सबसे बड़ा विलो हॉटवुड और कुछ हजार साल पुराने विलो हॉटवुड चाहिए। 5 नहीं, 4,000 साल पुराने विलो हॉटवुड लुओफैंग के लिए छोड़ रहा हूं। वांग यी को थोड़ा अपराध बोध हुआ। मैं नहीं जानता कि ऐसा करने से इतिहास की दिशा में कोई गंभीर परिवर्तन आएगा या नहीं। यह द्वीप न तो बड़ा है और न ही छोटा। वांग यी ने जल्दी से 1/3 क्षेत्र की तलाशी ली और रास्ते में उस पर हमला करने वाली कई वनस्पति आत्माओं को भी खत्म कर दिया। वांग यी की मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए इन पौधों को खत्म करना स्वाभाविक रूप से आसान था और उसने कई अज्ञात उपयोग वाली वनस्पति आत्माएं प्राप्त की। बेशक वांग यी इसे आंख बंद करके नहीं खाएंगे, बल्कि इसे खाने का नाटक करेंगे और जाने के बाद जानकारी की जांच करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस द्वीप पर मोनवाइन के अलावा कोई ऐसी वनस्पति आत्माएं हैं जो 10,000 वर्ष पुराने विलो हृदय से भी अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी कोई आत्मा नहीं मिली है। थोड़ी देर बाद यह पाया। वांग यी एक बड़े पेड़ पर खड़ा होकर दूर स्थित 9 अत्यंत विशिष्ट ऊंचे विलो पेड़ों को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। खुश। वह पेड़ से नीचे कूदा और 2 तलवारें हवा में उड़कर उसके पैरों पर आ गिरीं। फिर वांग यी 9 विलो पेड़ों तक सरकता हुआ पहुंचा। 1 2 3 यह सही है। वांग यी ने फिर से नजर घुमाई और सिर हिलाया। इन 9 विलो वृक्षों में सबसे पतला वृक्ष 30 या 40 मीटर ऊंचा है और 3 मीटर व्यास वाला सबसे मोटा विलो वृक्ष लगभग 100 मीटर ऊंचा है, जिसकी हजारों विलो शाखाएं हवा में लहरा रही हैं। सैकड़ों मीटर दूर खड़े वांग यी ने यह सब देखा और भौहें चढ़ा लीं। 9 विलो पेड़ एक दूसरे के बहुत पास। मैं चाहे किसी पर भी हमला करूं, बाकी 8 विलो पेड़ मुझ पर हमला करेंगे। इसके अलावा बीच में सबसे मोटे और सबसे ऊंचे 10,000 ईयर विलो हॉट में विलो की शाखाएं हैं जो सैकड़ों मीटर लंबी हैं, जो सभी विलो पेड़ों की वृद्धि सीमा को पूरी तरह से कवर करती हैं। विलो वृक्ष को काटने के लिए 1000 वर्ष पुराने विलो हृदय के आक्रमण से गुजरना पड़ता है। जल्दी से आना। वांग यी ने क्षेत्र के किनारे से एक विलो पेड़ के पास पहुंचकर उसे देखा। फुसफुसाहट। विलो की शाखाएं जो पहले हवा में लहरा रही थीं, अचानक जीवंत हो उठी और आश्चर्यजनक गति से ध्वनि की गति को तोड़ते हुए वे पागलों की तरह वांग यी की ओर दौड़ पड़ीं। फुश 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 फुश। उनसे भी तेज गति से वांग यी के शरीर से प्रकाश की कई धारियां निकल रही थीं। 6 उड़ते हुए चाकू तेजी से घूम रहे थे और अपने चारों ओर लिपटी हुई विलो शाखाओं को बुरी तरह काट रहे थे। एक क्षण के लिए टूटी हुई शाखाएं अस्तव्यस्त होकर इधर उधर उड़ने लगीं। स्विश। वांग यी का शरीर बिजली की तरह तेज था, किसी भूत की तरह विलो की सभी शाखाओं को चकनाचूर करता हुआ और तुरंत दूर बाईं ओर 1000 साल पुराने विलो के हृदय के पास पहुंच गया। उसके हाथों में 2 तलवारें आग की 2 धाराओं में बदल गईं और उसके शरीर को चीरती चली गईं। वांग यी की वर्तमान ताकत इतनी महान है कि उसकी अत्यंत तेज स्तर की तलवार अधिकांश राजा स्तर के राक्षसों के शरीर को भी काट सकती है। उसके सामने 1000 साल पुराने विलो दिल की तो बात ही छोड़ दें। ब्लेड कई सेंटीमीटर तक धंस गया और हरा रस बाहर निकल आया। 1000 साल पुराने विलो वृक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर कोई जोरदार प्रहार हुआ हो और उसका तना कांप उठा और फिर उसकी शाखाएं और भी अधिक तेजी से हिलने लगीं।
वांग यी ने एक झटके में 2 बार गैप पर वांग यी ने एक झटके में 2 बार गैप पर वार किया। वाह! बीच में सबसे मोटे विलो पेड़ की पीली सुनहरी शाखाएं अचानक खड़ी हो गईं और हजारों विलो शाखाएं घनी होकर वांग यी के चारों ओर लिपट गईं जो विलो पेड़ काट रहा था। वांग यी ने उड़ते हुए चाकू को नियंत्रित किया और पीली सुनहरी विलो शाखाओं को काट दिया। वांग यी अब उच्च स्तरीय युद्ध देवता के शिखर पर एक आध्यात्मिक गुरु हैं। भले ही वे एक साथ 6 उड़ने वाले चाकुओं को नियंत्रित करते हों, प्रत्येक उड़ने वाले चाकू की शक्ति 500,000 किलोग्राम से अधिक है। वे मूल उपन्यास के लुओ फैंग से भी अधिक शक्तिशाली हैं, जिसने 1000 साल पुराने विलो की लकड़ी के हृदय को पकड़कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था। लेकिन फिर भी इन पीली सुनहरी विलो शाखाओं को काटना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तस्क तस्क तस्क। हवा में एक जोरदार आवाज हुई और सभी विलो शाखाओं ने एक साथ वांग यी को घेर लिया। उड़ता हुआ चाकू तेजी से घूमा और कटा, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में विलो की शाखाएं रक्षा पंक्ति को तोड़कर वांग यी की ओर बढ़ गईं। वांग यी ने अपना चाकू निकाला और तुरंत विलो शाखाओं को अवरुद्ध कर दिया। एक हल्की सुनहरी विलो की टहनी फड़फड़ाहट के साथ वांग यी के बाएं पैर से लिपट गई। वह लड़खड़ा गया, उसका शरीर झुक गया और उसके कदम लड़खड़ा गए। वहां बहुत सारे हैं। भाड़ में जाओ। वांग यी को थोड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार में पूरी ताकत झोंकी और उसे जोर से काट डाला। लगातार 2 बारों में उसने पीली सुनहरी विलो की शाखा को आधा काट डाला। यह देखकर कि चारों ओर इतनी सारी विलो शाखाएं थीं कि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, वांग यी को सिर में हल्की झुनझुनी महसूस हुई। इन विलो पेड़ों से निपटना वांग यी की कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। भाड़ में जाओ। एक श्राप के साथ वांग यी ने उड़ने वाले चाकू को घुमाकर जमीन में छेद करने के लिए नियंत्रित किया और अपनी मानसिक शक्ति की मदद से वह जल्दी से एक ड्रिल की तरह दूर चला गया। कितना क्रूर! कुछ ही दूरी पर वांग यी फिर प्रकट हुआ और शांत विलो वृक्षों को अपनी आंखों में क्रूरता के भाव के साथ देख रहा था। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वांग यी फिर से पास आया। वाह! एक क्षण में असंख्य विलो शाखाएं गिर गईं। वांग यी शांतिपूर्वक पीछे की ओर उड़ गया और विलो शाखाओं को काटने के लिए उड़ने वाले चाकू को नियंत्रित कर रहा था। क्षण भर में टूटी हुई शाखाएं चारों ओर उड़ने लगीं। एक बार फिर 2 बार करो। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, विलो वृक्ष पर अक्षुअन विलो शाखाओं की संख्या कम होती जाती है तथा यह विरल होता जाता है। 1000 साल पुराने विलो वृक्ष का हृदय वांग यी का मुख्य ध्यान केंद्रित है। वांग यी ने धैर्यपूर्वक इन विलो पेड़ों की शाखाओं की छंटाई की। उसकी वर्तमान ताकत मूल उपन्यास के प्रेत कैटेलन और उसके साथियों से भी ज्यादा है। जब तक वह 9 विलो पेड़ों के घेरे में न फंसने के लिए सावधान रहता है, तब तक किसी भी नुकसान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंत में कुछ घंटे बाद धमाका। किनारे के पास एक 1000 साल पुराना विलो दिल अंततः वांग यी के लगातार उड़ते चाकू के काटने से नीचे गिर गया। इतने प्रयास के बाद मुझे अंततः यह 1000 साल पुराना विलो हृदय मिल गया। वांग यी ने अपने बगल में खड़े 4 दयनीय गंजे विलो वृक्षों को नजरअंदाज किया, मुट्ठी भर आकार के 1000 साल पुराने विलो हृदय को अपने लड़ाकू बैग में ठूंसा और इत्मीनान से उस अस्त व्यस्त दृश्य से चला गया। टूटी हुई विलो शाखा के बारे में क्या? पौधों और पेड़ों की आत्मा की अद्भुत जीवन शक्ति के साथ यह जल्दी से वापस उगाएगी, इसलिए वांग यी को इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग यी ने खुशी-खुशी पांचों लियू मुक्सिन को अपने साथ लिया और आकाश से किरिशिमा को छोड़कर तट पर लौट आए। इस बार उसे बहुत कुछ हासिल हुआ। मोन बेल के पौधे के लिए हस्ताक्षर करने के अलावा उसे 10,000 साल पुराने विलो हॉट सहित कुल 11 पौधों की आत्माएं भी मिलीं। और हमने द्वीप पर मोन लताओं को खतरे में नहीं डाला, इसलिए हम सुरक्षित निकल गए। यह बहुत अच्छा था। जहां तक है कि क्या लुओ फैंग अगले साल अगस्त में द्वीप पर आएंगे और क्या वह यहां आने के बाद लियू मक्सिन को प्राप्त कर सकते हैं, यह उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। हरे भरे वनस्पतियों से आच्छादित जंगल में अचानक एक आकृति चमक उठी। अच्छा, आगे एक पर्वत श्रृंखला है, चलो वहां चलते हैं। वांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उजाड़ और खड़ी पहाड़ियों में एक चट्टान है जहां राक्षस कम ही आते हैं। वांग यी बंदर की तरह पहाड़ के बीचों बीच चढ़ गया और उड़ते हुए चाकू को सीधे नियंत्रित करके 4-5 मीटर गहरी एक गुफा खोद दी, जो एक व्यक्ति के प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त थी। फिर उसने गुफा के प्रवेश द्वार को मलबे से बंद कर दिया, जिससे हवा आने जाने के लिए बस एक छोटा सा छेद रह गया। बस यही है। वांग यी ने गंदगी की परवाह न करते हुए गलियारे के किनारे पालथी मारकर बैठ गया। उसने जमीन पर पड़ा बैग खोला, 1000 साल पुराना विलो की लकड़ी का दिल निकाला और उसे अपनी हथेली में लेकर गौर से देखा। यह एक अंडाकार क्रिस्टल था, लगभग मुट्ठी के आकार का, जिसमें हरे रंग की एक झलक और सोने की एक झलक थी। इसे नंगी आंखों से देखना, यहां तक कि अपनी हथेली से भी देखना, आपके दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। 1000 साल पुराने विलो के दिल के 2 बड़े काम होते हैं, यह मानव कोशिका की गतिविधि बढ़ा सकता है और मानव शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। और मेरा दिल 10,000 साल पुराने विलो का है। वांग यी थोड़ा उत्साहित हुआ। मूल कथानक में लुओ फैंग ने मिलेनियम विलो हॉट का उपयोग अपनी शारीरिक फिटनेस को प्राथमिक युद्ध देवता स्तर से मध्यवर्ती युद्ध देवता स्तर तक और यहां तक कि उन्नत युद्ध देवता स्तर तक बढ़ाने के लिए किया था। 10,000 साल विलो हॉट का प्रभाव निश्चित रूप से अधिक मजबूत होगा। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि यह वांग यी को सीधे युद्ध के देवता को तोड़ने और पार करने के स्तर तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा। युद्ध के देवता को मात देने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति से अधिक की आवश्यकता होती है।
लेकिन वांग यी के लिए भले ही इससे थोड़ा सा ही सुधार हो सके, यह बर्बादी के लायक है। जैसे ही उसका मन तेजी से दौड़ा, वांग यी ने मुट्ठी भर क्रिस्टल को अपने हाथ में दबा लिया। अनंत जीवन शक्ति और सुनहरी रोशनी से भरा एक हरा तरल क्रिस्टल से धीरे धीरे बाहर निकला। साथ ही एक अवर्णनीय सुगंध हवा में फैल गई, जिससे लोगों को मन और शरीर दोनों में बेहद सुकून मिला। वांग यी ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके 10,000 वर्ष पुराने विलो लकड़ी के हृदय के सार को अवशोषित कर लिया तथा उसे पानी की एक क्रिस्टल जैसी साफ धारा में बदल दिया, जो उसके खुले मुंह में प्रवाहित हुई। एक ठंडी अनुभूति तुरंत उसके गले से लेकर पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वांग यी कांप उठा। ठंडा। हालांकि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ल्यूमक्सिन द्वारा दवा लेने की प्रक्रिया दर्द रहित और खतरनाक होगी, लेकिन यह एहसास वास्तव में बहुत आरामदायक था। पूरे शरीर में ठंडक महसूस करते हुए वांग यी महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर एक बहुत ही छोटी लेकिन आश्चर्यजनक गति से कंपन कर रहा था। इस कंपन के दौरान उसकी त्वचा के रोम छिद्रों से भूरे काले पदार्थ के रेशे रिस रहे थे। 10,000 साल पुराने विलो हृदय के सार में निहित अंतहीन जीवन शक्ति ऊर्जा ने वांग यी के शरीर की कोशिकाओं में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन किए। जीन लगातार बदल रहे हैं और कोशिका गतिविधि भी बढ़ रही है। वांग यी के शरीर का विकास पहले ही लगभग 100,000 किलोग्राम तक पहुंच चुका था और अब यह आश्चर्यजनक दर से तेजी से बढ़ रहा था। 150,000, 200,000, 250,000, 300,000। 10,000 साल पुराने विलो के हृदय में जीवन ऊर्जा 1,000 साल पुराने विलो के हृदय की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। स्वाभाविक रूप से इसे ग्रहण करने का प्रभाव 1,000 साल पुराने विलो के प्रभाव से कहीं ज्यादा होता है। धुंधली गुफा में वांग यी को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। उसने आंखें खोली और अपनी कलाई पर बंधी सामरिक घड़ी पर समय देखा। उसने पाया कि लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। दरार। पाह। वांग यी खड़ा हुआ और उसके पूरे शरीर से बीन्स के फूटने जैसी कर्कश आवाज निकली। ऐसा लगता है जैसे गर्म पानी के झरने से स्नान और मालिश हो रही हो। बस एक ही एहसास, आरामदायक। अपने शरीर में बढ़ती शक्ति और स्फूर्ति को महसूस करते हुए वांग यी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यद्यपि सुधार की विशिष्ट सीमा अभी भी अज्ञात है, वांग यी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि उनकी वर्तमान शारीरिक फिटनेस पहले से ही युद्ध के देवता की सीमा के बहुत करीब है। इसके अलावा वांग यी के शरीर में 10,000 साल पुराने विलो हृदय की औषधीय शक्ति अभी भी बची हुई है, जो अभी तक अवशोषित नहीं हुई है। उसे पूरी तरह अवशोषित करने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। 10,000 साल पुराने विलो के दिल का प्रभाव वाकई अद्भुत है। वांग यी ने संतोष से सिर हिलाया। अब उसके पास पौधों और पेड़ों की आत्माएं हैं, जिनमें 4,000 साल पुराने विलो के दिल भी शामिल हैं। पौधों और पेड़ों की इन आत्माओं का वांग यी पर कोई असर नहीं होता, जिसकी शारीरिक क्षमता लगभग युद्ध के देवता की सीमा तक पहुंच रही है, लेकिन वह परिस्थिति के अनुसार इन्हें अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए वापस ले जा सकता है। वानियन ल्यूमुक्सिन की समस्या हल हो गई है, इसलिए अब मोन टैंग से निपटने का समय आ गया है। वांग यी की चेतना जागी और साइन इन पैनल फिर से उसके सामने प्रकट हो गया। साइन इन पैनल के नीचे सबसे खास चीज लौकी की बेल जैसा दिखने वाला अंकुर था। मोन टैंग। वांग यी ने आह भरी और उसे हल्का सिर दर्द महसूस हुआ। मोन बेल वास्तव में एक शक्तिशाली पौधा सहायता प्राप्त जीवन रूप है, लेकिन इसकी खेती के लिए भी बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। मोन टैंग की ताकत प्रशिक्षण की डिग्री के अनुसार भिन्न होती है। कम से कम वांग यी की अब यह हालत नहीं है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वांग यी ने अंततः मो युन टैंग को रिहा कर दिया। स्वामी को स्वीकार करने के लिए रख शपथ। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर संसाधन का अच्छा उपयोग करें और जितनी जल्दी हो सके खुद को मजबूत बनाएं। जहां तक मोन बेल के विकास का सवाल है, हम बाद में इसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही मोन बेल के पौधों ने बड़ी मात्रा में रक्त सोख लिया, मोन बेल हरे से लाल हो गई और उसकी शाखाएं और पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। वांग यी को लगातार 2 बार खून की जांच करानी पड़ी। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति और कोशिकाओं की सक्रियता को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि अब समय आ गया है, वांग यी का खून बहना बंद हो गया और उसने धीरे से मो युन टैंग पर अपना हाथ रख दिया। अचानक एक धुंधली और अंतरंग चेतना वांग यी के मन में आई, जिससे उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति लगाव होता है। वांग यी ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि उसने मो युन टैंग को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है। मोन टैंग बहुत वफादार है। एक बार अपने मालिक को पहचान लेने के बाद वह उसे कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए उसके जीवनकाल में उसका सिर्फ एक ही मालिक होता है। यदि स्वामी मर जाता है तो मोन टैंग भी मर जाएगा। मो युन, अब से तुम मेरे साथी हो। वांग यी ने मो युन टैंग को धीरे से सहलाया और धीरे से कहा। जब दोनों पक्षों के विचार एक जैसे थे, तो वांग यी ने मो युन टैंग की चेतना द्वारा बताए गए उपयोग निर्देशों को स्वीकार कर लिया। एक विचार के साथ मोन बेल अचानक सिकुड़ गई और तेजी से वांग यी की त्वचा में घुसकर गायब हो गई। उसी समय वांग यी को अपने शरीर की सतह पर ठंडे कपड़ों की एक अदृश्य परत भी महसूस हुई। वांग यी ने सिर हिलाया। मो युन टैंग अभी ग्रह स्तर पर भी नहीं है। जब यह ग्रह स्तर पर पहुंचेगा और पहली बार विकसित होगा, तभी इसे शरीर की रक्षा के लिए कवच में बदला जा सकेगा और शक्तिशाली युद्ध क्षमताएं प्राप्त होंगी। लेकिन अब मोन बेल सिर्फ एक सजावट है। यदि आप चाहते हैं कि मोन बेल तेजी से विकसित हो, तो आपके पास संसाधन होने चाहिए, और वे संसाधन पृथ्वी द्वारा प्रदान नहीं किए जा सकते। वांग यी ने फिर से किरिशिमा की दिशा की ओर देखा। वहां गहरे भूमिगत स्थान पर युनमोक्सिंग अंतरिक्ष यान स्थित है। रात गहरी है, चमकीला और मनमोहक तारों से भरा आकाश उसमें से बह रहा है।
बादलों के बीच से एक चमकीला चांद गुजर रहा है और उसकी कोमल चांदनी विशाल और वीरान जमीन पर बहते पानी की तरह बिखर रही है। बस दूर से आती जानवरों की दहाड़ ही शांति को भंग कर रही है। उसने धूसर काले रंग की लड़ाकू वर्दी पहनी हुई थी, उसकी त्वचा पर नए नए मोम बेल के पौधे लगे थे और वह एक जलती हुई तलवार पर चल रहा था। 16 ब्लेड उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। वांग यी आकाश में ऊंचे स्थान पर खड़ा था, मानो कोई अमर व्यक्ति रात्रि की हवा में उड़ रहा हो। उसने दूर तक फैली उस विशाल झील को देखा जो 100 मील के दायरे में फैली हुई थी। उसकी आंखें मशालों की तरह तेज थीं, मानो वह झील पर छाए घने कोहरे के पार देख सकता हो और उसके अंदर छिपे रहस्यमय कोहरे के द्वीप को देख सकता हो। पुकारना। अगले ही पल वांग यी अचानक एक साए में बदल गया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन के पास पहुंचने से पहले ही उसके शरीर से 16 उड़ते हुए चाकू निकले जो घूमते हुए जमीन की ओर कट रहे थे। चिची। मिट्टी उछली और मानसिक शक्ति के प्रभाव में वांग यी एक ड्रिल की तरह जमीन में घुस गया। उड़ते हुए चाकू के घूमते हमले के सामने जमीन के नीचे की मिट्टी और चट्टानें कुछ भी नहीं लग रही थी और वांग यी बहुत तेज गति से अंदर घुस गया। ठीक है, यह 10,000 मीटर है, जो लगभग सही दूरी होनी चाहिए। वांग यी ने एक मोटा अनुमान लगाया और आगे बढ़ने की दिशा अचानक ऊर्ध्वाधर नीचे से क्षैतिज आगे बढ़ने में बदल गई और आगे बढ़ने की दिशा किरिशिमा थी। मूल उपन्यास के अनुसार बाबाटा का अंतरिक्ष यान किरिशिमा से लगभग 15,000 मीटर नीचे होना चाहिए। वांग यी ने अपनी दूर गति से उड़ते हुए चाकू को नियंत्रित किया और एक मेहनती ग्राउंड हॉक की तरह जमीन में तेजी से दौड़ा। मोन टैंक किरिशिमा से 3,000 से 1,000 मीटर नीचे होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिए मैं सीधे 10,000 मीटर नीचे जाऊंगा। हालांकि वांग यी की ताकत बहुत बढ़ गई है, फिर भी वह केवल युद्ध का देवता है और उसके पास काले देवता का सूट नहीं है। ग्रह स्तरीय मोयून टैंक का सामना करते हुए वह उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। इससे बचना ही बेहतर है। जैसे ही मैं पास पहुंचूंगा, बाबाता मुझे देख लेगा, फिर वह क्या करेगा? वांग यी थोड़ा उत्साहित हुआ। वांग यी में अब लुओ फैंग जैसी ही मानसिक प्रतिभा है। मूल उपन्यास में लुओ फैंग को बाबाता ने युन्मो स्टार का उत्तराधिकारी इसलिए चुना था क्योंकि पृथ्वी के सभी लोगों में सबसे अच्छी मानसिक प्रतिभा उनमें थी। उनके मस्तिष्क का क्षेत्रफल 21 तक पहुंच गया था। भूमिगत अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन वांग यी की वर्तमान दृष्टि के साथ वह अभी भी अंधेरे में चीजों को आसानी से देख सकता था और उसकी मानसिक शक्ति 100 मीटर दूर तक विकीर्ण हो सकती थी, जिससे टोही करना बहुत सुविधाजनक हो जाता था। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ रहे वांग यी ने अपनी संचार घड़ी पर नजर डाली और कहा, मैं अब किरिशिमा के नीचे हूं। तो चलिए खोज शुरू करते हैं। वांग यी ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। इस समय वह चट्टान की परत में था। वांग यी के बगल से प्रकाश की 6 धाराएं निकली और उसके सामने चट्टान की ओर बढ़ी। तेज गति से घूमते हुए उड़ते चाकू के नीचे चट्टान आसानी से टोफू की तरह छेद गई और वांग यी तेजी से अंदर घुस गया। हालांकि वांग यी ने आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि गति धीमी कर दी और आगे बढ़ते हुए सावधानीपूर्वक खोज की। वह सूंघता रहा। चावल की कोई सुगंध नहीं थी। क्या बाबाता ने मुझे ढूंढ लिया? थोड़ी देर बाद वांग यी जमीन के नीचे एक चट्टान पर बैठ गया, कुछ असहाय सा महसूस कर रहा था। क्या वह सो रहा है? एक बुद्धिमान प्राणी होने के नाते क्या उसमें सोने की क्षमता है? या फिर मैं उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूं और वह मुझ पर ध्यान देने में बहुत आलसी है? वांग यी खुश हो गया। छोड़ो भी। भले ही वह मेरी ओर ध्यान न देना चाहे, लेकिन जब तक मैं उल्कापिंड तारे का स्थान ढूंढकर साइन इन कर लूं, यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। वांग यी खड़ा हुआ। बाबाटा के अंतरिक्ष यान में छलावरण और छिपने की क्षमता है। भले ही पृथ्वी के पास प्राचीन सभ्यताओं की तकनीक हो जो पूरी दुनिया पर नजर रख सके, फिर भी वह उल्कापिंड अंतरिक्ष यान के अस्तित्व का पता नहीं लगा पाएगी। वांग यी का मानना था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बाबाटा के अंतरिक्ष यान को नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन उसके पास साइन इन पैनल है। जब तक वांग यी चेक इन स्थान के 100 मीटर के दायरे में है, वह साइन इन करना चुनेगा। इसलिए भले ही उसे अंतरिक्ष यान न मिले, जब तक वह सफलतापूर्वक साइन इन कर सकता है, इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान पास में ही होना चाहिए। वांग यी के लिए अब युनमोक्सिंग अंतरिक्ष यान पर सफलतापूर्वक प्रवेश करना यात्रा के लायक है। वह मन ही मन इस बात का इंतजार कर रहा था कि युन्मो स्टार अंतरिक्ष यान पर हस्ताक्षर करने पर उसे क्या इनाम मिलेगा। आखिरकार यह एक अमर अंतरिक्ष यान है जिसकी कीमत लाखों हुन्युवान इकाइयों के बराबर है। हालांकि यह अब इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि उड़ भी नहीं सकता, फिर भी इसका कुल मूल्य यही है और इसका स्तर इससे कम नहीं हो सकता। वांग यी उम्मीदों से भरा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं युन्मो स्टार अंतरिक्ष यान में साइन इन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक और युन्मो स्टार अंतरिक्ष यान तो नहीं मिलने वाला है ना? तस्क हौंकते हुए, क्या यह इनाम बहुत रोमांचक नहीं है? क्या आप मुझे एक बाबाटा दे सकते हैं? या कोई खजाना या उल्कापिंड स्याही तारे की गुप्त विरासत? जहाज में बहुत सारी अमर लाशें हैं, क्या तुम मुझे एक लाश दोगे? वांग यी के मन में कुछ अजीब विचार आ रहे थे। पूरी धरती एक विशाल खजाना है। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति देवराज के पुनर्जन्म द्वारा निर्मित पृथ्वी के अलावा अगला खजाना युन्मो स्टार के मालिक द्वारा छोड़ा गया खजाना है। प्राचीन सभ्यताओं के खंडहर, उल्कापिंड स्टार अंतरिक्ष यान, मैकेनिकल कबीले अंतरिक्ष यान, सिल्वर ब्लू साम्राज्य अंतरिक्ष यान, जर्ग रानी की मांद, ये सभी वांग यी के लिए साइन इन करने के लिए अच्छे स्थान हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपकी साइकिल मिनटों में रॉकेट में बदल सकती है। बंदूकों की जगह परमाणु बम रखें। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप एक सफल चेक इन के साथ अपने जीवन के शिखर तक पहुंच सकते हैं। वांग यी खुद को रोक नहीं सका और सुनहरे पैनल को प्यार से देखने लगा, मानो वह अपने बेटे को देख रहा हो। स्वर्णिम पैनल हमेशा की तरह मौन रहा।
चाहे मेजबान उसे कितनी भी गाली दे, वह हमेशा मेजबान के साथ अपने पिता जैसा व्यवहार करेगा। भले ही वह कभी कभी असफल हो जाए, लेकिन वह अपने मेजबान पिता को कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा, मैं अपने जीवन के शिखर तक पहुंच पाऊंगा या नहीं और ब्रह्मांड की सर्वोत्तम चीजों का आनंद ले पाऊंगा या नहीं, यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। वांग यी ने गहरे भाव से पैनल से कहा। कृपया इस समय अपने पिता पर नाराज मत होइए। आप पहले से ही एक परिपक्व पैनलिस्ट हैं और आपको अपने काम की जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। साइन इन पैनल। समय धीरे धीरे बीतता गया और अज्ञात समय तक अंधेरी चट्टानों के बीच चलने के बाद वांग यी की नाक अचानक हिल गई और चावल की हल्की सुगंध उसकी नाक में आ गई। चावल का स्वाद। वांग यी का उत्साह बढ़ गया और वह उत्साहित हो गया। मूया क्रिस्टल, यह मूया क्रिस्टल की ही खुशबू होगी। वांग यी ने अपनी गति तेज कर दी और तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ा जहां से चावल की खुशबू आ रही थी। जल्द ही उसके सामने एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वांग यी ने अपनी मानसिक शक्ति से उसे देखा और मुस्कुराया, यह सचमुच म्यूया जिंग है। यहाँ वास्तव में एक मूया क्रिस्टल है। ऐसा लगता है कि बाबाता ने मुझे खोज लिया है। चाहे वह मोन बेल हो या मूया क्रिस्टल, उन्हें वास्तव में बाबाटा द्वारा पृथ्वी पर मजबूत लोगों को आकर्षित करने और उनकी प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए जारी किया गया था। मूया क्रिस्टल बेहद कीमती है और धरती पर एक अनमोल खजाना है। अगर वांग यी बाबाता की जरूरतें पूरी नहीं करता, तो वह उसे आसानी से कभी नहीं छोड़ता। यह सफेद पारदर्शी क्रिस्टल चावल की सुगंध की लहरें भी उत्सर्जित करता है, जिसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वांग यी ने अपनी मानसिक शक्ति को एकत्रित किया और सफेद पारदर्शी क्रिस्टल स्वचालित रूप से उड़कर वांग यी के हाथ में आ गया। हाहा, मुझे म्यूया क्रिस्टल मिल गया। वांग यी बहुत खुश था। मूया क्रिस्टल एक ऐसा खजाना है जिसका इस्तेमाल खेती के साथ साथ जानवरों और पौधों को पालने और पालतू बनाने में भी किया जाता है। इसके कई उपयोग हैं। उदाहरण के लिए, मोन बेल को यदि लकड़ी के क्रिस्टल के साथ उगाया जाए, तो यह जल्दी ही तारकीय स्तर तक बढ़ सकती है। आज की पृथ्वी पर यह एक अजेय अस्तित्व है। 8वें या 9वें स्तर के प्रशिक्षु को केवल 1 महीने में सीधे पहले ग्रह स्तर में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए केवल एक मूया क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। वांग यी के लिए, जो वर्तमान में सफलता पाने के लिए उत्सुक हैं, म्यूया जिंग निस्संदेह एक समय पर राहत है। इसके अलावा, म्यूया जिंग की जीवन ऊर्जा का उपयोग साधना के लिए किया जा सकता है ताकि व्यक्ति की ताकत में तेजी से सुधार हो सके। वांग यी उपन्यास के नायक जैसा नहीं बनना चाहता। उसके पास एक तैयार खजाना है जो उसे जल्दी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी वह एक अपरंपरागत तरीका अपनाने और खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश करने पर अड़ा रहता है। मेरी शारीरिक क्षमता अब युद्ध के देवता के शिखर पर पहुंच गई है और मेरी मानसिक शक्ति 9वें स्तर के प्रशिक्षु की सीमा तक पहुंच गई है। शायद एक म्यूया क्रिस्टल मुझे एक ही समय में दोनों पहलुओं में सफलता दिला सके, एक गृह स्तरीय योद्धा और मानसिक गुरु बनने के लिए। वांग यी की आंखें चमक रही थीं। चाहे आप योद्धा हो या अध्यात्मवादी, गृह स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ खास जरूरतें होती हैं। आप जब चाहें तब पहुंच नहीं सकते। बेशक, यदि आप प्रतिभाशाली हैं, होंग और लेई शेन की तरह अद्भुत हैं, तो आप अपने दम पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वांग यी के लिए, जिसका आनुवंशिक स्तर पृथ्वी के लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है, आगे बढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। म्यूया क्रिस्टल के बिना भी वह शायद कुछ समय बाद स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ जाएगा। युद्ध के देवता के दायरे में फंसे अनगिनत अन्य योद्धाओं की तुलना में वह बहुत अधिक शक्तिशाली है। हालांकि वांग यी इंतजार करने को तैयार नहीं है। इससे निपटने के तरीके तो हैं, लेकिन उनमें समय लगता है। एक म्यूया क्रिस्टल समस्या का सीधा समाधान कर देगा। वांग यी मुस्कुराया और खुश होकर म्यूया क्रिस्टल को एक तरफ रख दिया। इसके अलावा, मैं म्यूया क्रिस्टल अपने परिवार को भी दे सकता हूं। वांग यी अपने परिवार के प्रति स्वाभाविक रूप से उदार था। आखिरकार, उसके लिए उसके परिवार के सदस्य किसी भी अन्य चीज से अधिक मायने रखते हैं। चूंकि मूया क्रिस्टल प्रकट हो गया है, तो एक से ज्यादा जरूर होंगे। वांग यी बहुत खुश था, उसकी आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। बाबाता, अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वांग यी ने सूंघकर भूमिगत ड्रिलिंग जारी रखी। एक प्राचीन काले अंतरिक्ष यान में, जहां वांग यी है, वहां से कई हजार मीटर दूर भूमिगत चट्टानों में छिपा हुआ है। एक विशाल हॉल में ऊपर से एक चमकदार रोशनी चमक रही थी। लगभग 1.45 मीटर लंबी एक छोटी सी आकृति, एक बच्चे जैसी, माथे पर 2 सींग, लाल आंखें और काला लबादा पहने एक आभासी आकृति, हॉल में लगे एक त्रिआयामी प्रोजेक्शन स्क्रीन को देख रही थी। स्क्रीन पर एक काले बालों वाले, धूसर काले रंग की लड़ाकू वर्दी पहने एक लड़के की धीरे धीरे चलती हुई आकृति दिखाई दे रही थी। मैंने बहुत इंतजार किया और आखिरकार एक ऐसा इंसान आ ही गया जिसका दिमाग काफी बड़ा है। लाल आंखों वाला बच्चा किसी शैतान की तरह स्क्रीन पर दिख रही आकृति को गौर से देख रहा था। आओ, इधर आओ, नन्हे। अगर तुम आओगे, तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम मेरे गुरु बन गए और उल्कापिंड के उत्तराधिकारी बन गए, तो मेरे मार्गदर्शन में बाबाता ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली प्राणी बनना कोई सपना नहीं होगा। बॉस के बारे में बात करते समय शैतान जैसे बच्चे का स्वर धीमा हो गया और वह अपनी आंखों में उदासी के साथ हॉल के बीच की ओर देखने लगा। मालिक, 50,000 साल। आपको मरे हुए 50,000 वर्ष हो गए हैं। मैं निश्चित रूप से आपके वचनों का पालन करूंगा और आपको एक उत्कृष्ट शिष्य बनाऊंगा। अवश्य। बाबाटा के टोकने के बावजूद दूसरी ओर वांग यी को गलती से 2 म्यूया क्रिस्टल उठा लेने पर आश्चर्य हुआ। यह 13वां है। वांग यी ने कुशलता से म्यूया क्रिस्टल को एक साधारण व्यक्ति की तरह सोना उठाते हुए खुद से बुदबुदाते हुए दूर रख दिया। मूल उपन्यास में जब म्यूया क्रिस्टल दुनिया में प्रकट हुआ, तो उसने दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया। म्यूया क्रिस्टल के लिए लोगों के एक समूह ने लड़ाई लड़ी और कई ग्रह स्तरीय लोग मारे गए, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला।
अब वांग यी भूमिगत मार्ग से कुछ बार घूमकर उनमें से बहुत सारे को उठा सकता है। यह कहना होगा कि एक ही व्यक्तित्व वाले लोगों का भाग्य अलग अलग होता है। जैसी कि उम्मीद थी, नायक का इलाज अलग है। वांग यी ने मन ही मनाह भरी। लेकिन यह दुनिया स्वाभाविक रूप से अनुचित है और वांग यी इसके बारे में ज्यादा सोचने में बहुत आलसी है। मुया क्रिस्टल की खोज जारी रखें। धीरे धीरे वांग यी भूमिगत होकर और भी गहरे चले गए और जमीन के नीचे 15,600 मीटर की गहराई पर लक्ष्य लॉक हो गया। मुया क्रिस्टल प्राप्त कर लिया गया है। संकेत चालू करें और मार्गदर्शन करना शुरू करें। नग्न आंखों से अदृश्य अजीब तरंगों की एक श्रृंखला में थोड़ा बदलाव आया और वे गहरे भूमिगत से कई चट्टानी परतों से होते हुए लगभग एक सीधी रेखा में चलती हुई वांगी तक पहुंच गईं, जो भूमिगत म्यूया क्रिस्टल की खोज कर रहे थे। ये तरंगें, जो नग्न आंखों, उपकरणों और मानसिक शक्ति से अदृश्य थीं, सीधे उनकी चेतना के सागर में संचारित हो गईं। वांग यी ने यह भी पाया कि उसके दिमाग में एक अतिरिक्त विचार था, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहना था, मानो उसे सहज ही महसूस हो रहा था कि उसे उस स्थान पर म्यूया क्रिस्टल मिल जाएगा। वांग यी को तुरंत समझ आ गया कि यह बाबाटा ही था जो परेशानी पैदा कर रहा था। यह बाबाटा, चूंकि वह बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वह इस तरह की रहस्यमय चालें चलता है। मनोवैज्ञानिक तैयारी के साथ वांग यी स्वाभाविक रूप से बाबाटा के मनोवैज्ञानिक सुझाव से आसानी से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उसने फिर भी लालच में आने का नाटक किया और धीरे धीरे भूमिगत हो गया। अंतरिक्षयान हॉल में बाबाटा भी उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहा था। होठों को चटकाना। कितना लालची छोटा सा लड़का है, यहाँ आया। हे हे। बाबाटा गर्व से मुस्कुराया, तुम्हारे जैसा छोटा सा धरतीवासी मास्टर बाबाटा की पकड़ से कैसे बच सकता है। वांग यी, अनजान होने का नाटक करते हुए, अभी भी खुशी खुशी रास्ते में गलती से मिले म्यूया क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबाटा को चिंता थी कि आकर्षण पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए उसने रास्ते में कुछ लकड़ी के क्रिस्टल फेंक दिए क्योंकि वांग यी उसे ढूंढ रहा था। यह पहले से ही 27 है, बाबाटा वास्तव में खर्च करने को तैयार है। वांग यी को उपलब्धि का एहसास हुआ। हालांकि बड़ा सिर अभी भी आना बाकी है। हम लाल मिश्रित तांबे की मां के टुकड़े क्यों गायब हैं? वांग यी ने इधर उधर देखा और कुछ बार जमीन पर पैर रखा। ये बाबाटा मुझे नीची नजरों से देखता है। हुन्युवान कॉपर मदर का टुकड़ा बेहद तेज था और एक शक्तिशाली हथियार हो सकता था। यह लुओ फैंग के लिए उतना उपयोगी नहीं होता, इसलिए वांग यी ने इसे लेने में कोई आपत्ति नहीं जताई। दुर्भाग्यवश बाबाटा ने शायद इस बारे में नहीं सोचा होगा और उन्होंने यह जानकारी नहीं दी। इससे वांग यी थोड़ा नाखुश हो गया। थोड़ी देर बाद जब वांग यी ने 32वें म्यूया क्रिस्टल को उठाया तो उसका उड़ता हुआ चाकू कुछ ही दूरी पर मोटी चट्टान की दीवार पर एक अत्यंत कठोर धातु से टकराया। क्या हम वहां पहुंच गए? वांग यी का दिल धड़क उठा। उसने नजर घुमाई और पाया कि उसके बगल वाली संकरी जगह में धातु जैसी कोई चीज है। यूनमो स्टार अंतरिक्ष यान। वांग यी समझ गया कि वह आ गया है। लेकिन सतह पर वांग यी ने अभी भी आश्चर्य, विस्मय और सदमे की अभिव्यक्ति दिखाई। बाबाटा, जो अंतरिक्ष यान में वांग यी पर ध्यान दे रहे थे, स्वाभाविक रूप से इस दृश्य से संतुष्ट थे। मछली ने चारा खा लिया है, दोनों लोगों ने एक साथ सोचा। वांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ते हुए चाकू को नियंत्रित करके सीधे धातु के चारों ओर पत्थर हिलाए, जिससे एक रास्ता दिखाई दिया। उसके सामने एक अजीब, धूल भरी चांदी सफेद धातु से बना एक दरवाजा था। यह दरवाजा किसी बुद्धिमान लड़ाकू विमान के दरवाजे जैसा उस समय आधा बंद था। वांग यी ने पलकें झपकाईं। धीरे धीरे चलें और साथ ही अपनी मानसिक शक्ति को भी फैलाएं। जल्द ही वांग यी को वह दृश्य मिल गया जिसे वह देखना चाहता था। प्रवेश द्वार की जमीन पर धुंधले सफेद प्रभामंडल वाले क्रिस्टल एक साथ इकट्ठे थे, 10, 20, 30 घनी तरह से भरे हुए, कम से कम 2 या 300। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन वांग यी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। बहुत। वांग यी के नथुने फैल गए, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। यह ऐसा है जैसे कोई विकृत व्यक्ति जो दशकों से अकेला रह रहा हो, अचानक एक नग्न और अत्यंत सुंदर महिला को देख ले। वांग यी ने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह भूमिगत एकमात्र व्यक्ति था और शायद कोई अन्य बाबाटा कहीं छिपा हुआ था और उसे देख रहा था। अरे, ये सब मेरे हैं। वांग यी मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के, किसी भी खतरे की चिंता किए बिना अंतरिक्ष यान के प्रवेश मार्ग में भाग गया। पूरा अंतरिक्ष यान दरअसल बुद्धिमान जीव बाबाटा की निगरानी में है। चूंकि पर्दे के पीछे छिपे बाबाटा ने उसे आकर्षित करने के लिए इतने सारे कीमती म्यूया क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाबाटा के लिए वांग यी को नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। बुद्धिमान जीवन भी बुद्धिमान होता है और उसका अपना तर्क होता है। वह आसानी से भावनाओं में बहकर व्यर्थ की बातें नहीं करेगा। 125, 171। वांग यी पिंजरे से बाहर निकले बाघ की तरह तेज था और उसने बवंडर की तरह गलियारे के प्रवेश द्वार के पास सभी सफेद पारदर्शी क्रिस्टल एकत्र किए। वह एक धीमी सी भावना के साथ खड़ा हुआ। 315। बाहर से प्राप्त म्यूया क्रिस्टल सहित कुल 348 टुकड़े हैं। प्रत्येक म्यूया क्रिस्टल 8वें या 9वें स्तर पर एक प्रशिक्षु को 1 महीने के भीतर ग्रह स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है। संपूर्ण पृथ्वी पर अब कितने ग्रह स्तरीय प्राणी हैं? यह बहुत बड़ी दौलत है, यहां तक कि होंग और थोर भी ईर्ष्या करेंगे। इसलिए वांग यी ने कभी यह नहीं बताया कि उसके पास म्यूया क्रिस्टल है, जब तक कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो गया। अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। वांग यी को डर नहीं है, लेकिन उसके आसपास के लोगों का क्या?
जब तक कोई उजागर होता रहेगा, दूसरों को जरूर शक होगा कि वह कुछ और छिपा रहा है, और उसके बाद आने वाली परेशानियां अनंत होंगी। यह मानव स्वभाव है और कोई भी स्पष्टीकरण उपयोगी नहीं है। वांग यी भी अपने लिए परेशानी पैदा करने का इरादा नहीं रखते हैं। वांग यी ने अपने सामने खाली रास्ते की ओर देखा। सारे म्यूया क्रिस्टल हटा दिए गए थे। वांग यी अच्छी तरह जानता था कि बाबाटा में और भी बहुत कुछ होगा। दुर्भाग्य से वह आगे नहीं जा सका। इससे पहले कि लुओ फैंग को सुनहरे सींग वाले जानवर का क्लोन प्राप्त होता, उसने मूल इतिहास को यथासंभव बदलने का फैसला नहीं किया। बेशक सुनहरे सींग वाला वह जानवर कई साल बाद आया। उस समय तक वांग यी को अंदाजा भी नहीं था कि उसे कितने मौके मिले थे और वह कितना आगे बढ़ चुका था। शायद उस समय वांग यी सुनहरे सींग वाले जानवर को सिर्फ एक थप्पड़ से मार सकता था। यह और भी बेहतर होगा अगर हम सुनहरे सींग वाले जानवर को उसके जन्म से पहले ही ढूंढ सकें। वांग यी सुनहरे सींग वाले जानवर के क्लोन बनाने के गुप्त तरीके में भी बहुत रुचि रखते थे। वांग यी ने अंतरिक्ष यान सुरंग पर एक बार फिर नजर डाली। दाखिल करना। अपने बेटे के साइन इन पैनल की मधुर आवाज वांग यी के कानों में गूंज रही थी। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, एक उच्च स्तरीय स्पेस रिंग। स्पेस रिंग को पैनल स्पेस में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। यह परिणाम सुनकर वांग यी थोड़ा निराश हुआ। अंतरिक्ष के छल्ले जैसे सहायक प्रॉप्स की तुलना में वांग यी अभी भी उन चीजों को पसंद करते हैं जिन्हें सीधे सुधारा जा सकता है। उदाहरण के लिए 10,000 मुया क्रिस्टल, एक यूनमोक्सिंग अंतरिक्ष यान, या सबसे खराब स्थिति में एक बाबाटा 2 ठीक रहेगा। दुर्भाग्य से साइन इन पैनल एक रैंडम रिवॉर्ड है और आप एक जगह पर सिर्फ एक बार ही साइन इन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही मौका होता है और अगर आप बदकिस्मत रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। वांग यी ने सुनहरे साइन इन पैनल के नीचे ग्रिड में एक अतिरिक्त घेरा देखा। पैनल की जगह में सिर्फ साइन इन रिवॉर्ड के तौर पर दी गई चीजें ही रखी जा सकती थी और आमतौर पर एक बार निकाल लेने के बाद उन्हें वापस नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उन्हें स्टोरेज स्पेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, यह अंगूठी वही होनी चाहिए जो बाबाता ने लुओ फैंग को दी थी। लगता है इसमें बहुत बड़ा आंतरिक स्थान है। इसे ब्रह्मांड का एक खजाना माना जा सकता है। हालांकि वांग यी थोड़ा निराश हुआ, फिर भी वह इसे स्वीकार कर सका। यदि वह यूनमो स्टार अंतरिक्षयान पर म्यूया क्रिस्टल या ऐसी ही किसी चीज के लिए हस्ताक्षर कर सके तो उसकी मानसिकता सचमुच ध्वस्त हो जाएगी। म्यूया क्रिस्टल प्राप्त हो गया है और साइन इन पूरा हो गया है, इसलिए वांग यी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधेरे कोने में एक शैतान जैसा छोटा बच्चा उसकी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है और गड्ढे में उसके उतरने का इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्यवश वांग यी के अपने विचार थे और वह बाबाता की इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहते थे। यूनमो स्टार अंतरिक्ष यान के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में बाबाटा भी त्रिआयामी प्रक्षेपण में काले बालों वाले लड़के को देख रहा था जो काफी देर से वहीं रुका हुआ था और खड़ा था और वह भी थोड़ा अधीर हो रहा था। वह अभी तक अंदर क्यों नहीं आया? अंदर आओ, यहाँ कोई जाल नहीं है। अंदर और भी खजाने हैं और मेरे भगवान बाबाता तुम्हें नहीं खाएंगे। बहुत खूब। मानो उसने बाबाटा के आंतरिक विचारों को सुन लिया हो। त्रिआयामी प्रक्षेपण में काले बालों वाले लड़के ने अपना पैर उठाया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के घूम गया, हैच से बाहर निकल गया और एक पल में दूर चला गया, बाबाटा को एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाबाता ने लाल आंखों से उस आदमी को देखा जिसे उसने बड़ी मुश्किल से चुना था। यूनमो स्टार का भावी उत्तराधिकारी ग्रीस में फिसल रहा था और इतनी तेजी से भाग रहा था मानो 100 विशालकाय तारा जानवर उसका पीछा कर रहे हों और उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। बाबाता हवा में बिखर गया था। आप बस ऐसे ही भाग गए। बाबाटा कोई मूर्ख नहीं था, उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह बिजली की तरह दहाड़ा। बाबाटा के मुंह से क्रोधित सार्वभौमिक भाषाओं की एक श्रृंखला फूट पड़ी। इसके बाद इसने ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों की सैकड़ों बोलियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनके महान भगवान बाबाटा, शैतान बाबाटा, जो कभी कई तारा क्षेत्रों में घूमते थे और अपने पीछे भयानक किंवदंतियां छोड़ गए थे, वास्तव में एक छोटे से पृथ्वीवासी द्वारा मूर्ख बना दिए गए थे जो अभी भी अनुभवहीन था और जिसके बाल भी पूरे नहीं उगे थे। यह बहुत शर्म और अपमान की बात है। बेवकूफ। एक दिन मैं तुम्हें एहसास करा दूंगा कि मैं बाबाटा कितना शक्तिशाली हूं। बाबाटा की क्रोधित दहाड़ अंतरिक्ष यान में काफी देर तक गूंजती रही। दूसरी ओर वांग यी एक स्वॉर्डफिश की तरह कठोर चट्टानों के बीच से तेजी से दर्जनों किलोमीटर दूर एक स्थान की ओर भाग रहा था और अभी भी और दूर जा रहा था। इस बार फसल अच्छी है। वांग यी ने खुशी से एक छोटी सी धुन गुनगुनाई। जहां तक बाबाटा का सवाल है, जो उससे नाराज था, वह आदमी बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए वांग यी को इस बात की चिंता नहीं थी कि अब वह बाबाटा के साथ परेशानी में पड़ जाएगा। इसके अलावा वह और लुओ फैंग दोस्त हैं। अगर भविष्य में बाबाता बाहर आकर उसे छूना भी चाहे तो भी लुओ फैंग सहमत नहीं होगा। उत्तम। वांग यी प्रसन्नचित और उत्साहित दिख रहे थे। किरिशिमा की यह यात्रा एक वरदान साबित हुई। मेरी शारीरिक क्षमता युद्ध देवता की सीमा तक पहुंच गई। मैंने मून वाइन और स्पेस रिंग के साथ साइन इन किया और ढेर सारे वुड क्रिस्टल, साथ ही कुछ वनस्पति आत्माएं भी प्राप्त की। एक बार जब वह म्यूया क्रिस्टल का उपयोग करता है तो वह सबसे कम समय में सीधे ग्रह स्तर तक पहुंच सकता है और फिर मजबूत बनना जारी रख सकता है। अब प्रशिक्षण शिविर में रहने का कोई मतलब नहीं है। वांग यी की आंखें गहरी थीं। लेकिन मैं अब खुद को उजागर नहीं कर सकता।
अप्रैल में वांग यी ने अर्ध योद्धा मूल्यांकन भी पास नहीं किया था, लेकिन अगस्त तक वह युद्ध के देवता की पहुंच से परे एक योद्धा बन गया था। अगर यह बात बाहर आ गई तो पूरी दुनिया शायद पागल हो जाएगी। उस तरह के दृश्य के बारे में सोचकर ही वांग यी के सिर में झुंझुनी होने लगती है। तो प्रशिक्षण शिविर मेरा अस्थायी छिपने का स्थान हो सकता है। जब तक मैं युद्ध देवता से ज्यादा ताकत नहीं दिखाता और ग्रह स्तर के प्राणियों का सामना नहीं करता, तब तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाएगा कि मैं अब किस स्तर पर पहुंच गया हूं। यदि यह काम नहीं करता है तो मैं केवल 2 भगवान स्तर के राक्षसों का शिकार कर सकता हूं, युद्ध के देवता की रेटिंग प्राप्त कर सकता हूं, प्रशिक्षण शिविर से स्नातक हो सकता हूं और फिर बेस शहर में वापस आ सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि हॉन क्वारंटाइन से बाहर आया है या नहीं। अगर मैं बाहर आने के बाद उससे फिर मिलता हूं। वांग यी को थोड़ा सिर दर्द हुआ। दरअसल वांग यी ने सोचा था कि किसी भी सफलता से पहले वह प्रशिक्षण शिविर से स्नातक हो जाएगा। इस तरह कोई छिपा हुआ खतरा नहीं होगा और उसे आसानी से पकड़े जाने की चिंता भी नहीं होगी, लेकिन यह समय की बर्बादी होगी। वांग यी के लिए समय बहुत कीमती है। कोई बात नहीं, चलो पहले ग्रह स्तर पर आगे बढ़ें और कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर अभ्यास करें। मुया क्रिस्टल के साथ मैं तेजी से शक्तिशाली बन सकता हूं और मैं मोन बेल की खेती भी कर सकता हूं। मोन बेल के साथ मेरी ताकत और भी बेहतर हो जाएगी और मैं पृथ्वी पर अन्य प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों में भी प्रवेश कर सकता हूं। एक बार जब मेरे पास अपनी रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता हो जाएगी तो टकराव भी मायने नहीं रखेगा। वांग यी अच्छी तरह जानते हैं कि ताकत ही समान संवाद का आधार है। बिना ताकत के समानता की कोई भी बात झूठी है। अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंपना मूर्खता है। अपना मन बनाने के बाद वांग यी उस स्पेस रिंग पर ध्यान केंद्रित करने के मूड में थे जिस पर उन्होंने पुरस्कार के रूप में हस्ताक्षर किए थे। एक विचार के साथ अंतरिक्ष की अंगूठी तुरंत उसके हाथ में आ गई। यह एक साधारण सी चांदी की अंगूठी थी। उसी समय उसके मन में एक संदेश उमड़ पड़ा। तो यह ऐसा है। वांग यी को तुरंत समझ आ गया कि अंतरिक्ष वलय का उपयोग कैसे किया जाए। जब तक आप इसमें मानसिक शक्ति का अंश भरते हैं और मानसिक छाप को इसमें एकीकृत होने देते हैं, तब तक अंतरिक्ष वलय अपने मालिक को पहचान लेगा। वांग यी ने चांदी की अंगूठी अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहन ली। अगले ही पल अंगूठी पारे की तरह चुपचाप बहकर उसकी त्वचा में पिघल गई। वांग यी को एक ठंडक महसूस हुई और फिर उसकी उंगली की अंगूठी पूरी तरह से गायब हो गई। वांग यी की मानसिक शक्ति का एक अंश अंतरिक्ष वलय में प्रवेश कर गया और अंतरिक्ष वलय में भी सूक्ष्म परिवर्तन हुए। फिर वांग यी को लगा कि वह वलय मानो उसके अपने हाथ पैर बन गया है और वलय के अंदर की हर चीज को स्पष्ट रूप से जानने के लिए उसे मानसिक शक्ति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष वलय के अंदर एक आयताकार स्थान है जो लगभग 612 मीटर लंबा, 521 मीटर चौड़ा और 108 मीटर ऊंचा है। यह वास्तव में अंतरिक्ष की अंगूठी है जो बाबाता ने लुओ फैंग को दी थी। वांग यी ने समझ में सिर हिलाया। अंतरिक्ष वलय इतना बड़ा है कि वह ब्रह्मांड में एक महान खजाना हो सकता है।